सबसे बड़ी बात बचपन की मुझे याद आती है कि 1 से 10 तक का अंक हम हुआ। हमारे शहर में अक्सर बाल विवाह की प्रथा थी। तलाक नाम की तो समय कोई चीज ही नहीं थी। पत्नी की भूमिका तो पूरी जिंदगी जीने में सबसे महत्वपूर्ण है। लव मैरिज एक लापरवाही। पर मैं लव मैरिज कर लूँ तो पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना है? माता पिता का सबसे बड़ा दायित्व है बच्चों में चरित्र निर्माण। शादी में दहेज लिया था आपने? और मैं आप श्रोताओं को भी विचार करने का एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूँ कि हमने तिलक लिया या तिलक नहीं लिया। किन बातों का ध्यान रखें ताकि वो अपने रिलेशनशिप को बकायदा सक्सेसफुल बना सके? भारत में आज पढ़ने लिखने के बाद हम महसूस करने लगे हैं कि बेटे और बेटी में अंतर नहीं। बोलते हैं ना कि नेटवर्क इज योर नेटवर्क। तो लोगों को क्या ध्यान में रखना चाहिए एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करने के? हर मोती की लहर चारों तरफ, इंदिरा गांधी की भी लहर कैसी? हमको ऐसा लगता है कि अभी उस जमाने में मोदी जी को पहुंचने में थोड़ा समय और वह इमरजेंसी का ऐसा प्रतिक्रिया हुआ और हर शब्दों ने उसके लिए नारा होगी। सिगरेट बहुत ज्यादा पीते। मेरा कोशिश है कि स्वास्थ्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसे हम छोड़ दें। अपनी किताब प्रिंट करती है मक्का की माटी, मतलब क्या होता है? मक्का की माटी। कभी मेरे पास एक सास रहता है, दो टूक बातें कर रही, आज तक कभी नहीं सही बातों को छुपा रहे, चमचा नहीं करते, यथार्थ का चित्रण नहीं करते। जरूरत है नए भारत ने दुनिया से टक्कर लेने के लिए कि हम नौकरी ना करें, हम नौकरी देने के लायक कुछ काम करें कि हम भी सुख से जिए और बेरोजगार लोगों को हम रोजगार। मुझे नहीं पता कि ये तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं आएगा, पर ये कॉन्वर्सेशन पूरी तरीके से मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। मेरे नाना जी एक रिनॉन्ड मगही के पोएट हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और बहुत सारे कविताएं लिखी हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में चलती हैं। और इतनी सारी कविताएं लिखी हैं कि शायद वो खुद भी भूल गए होंगे कि कौन सी मेरी कविताएं और कौन सी नहीं। मैंने उनसे बहुत सारी बातें की हैं। पहले विलेज के लाइफ कैसे होते थे, हम लोग अपने रिलेशनशिप को और बेटर कैसे बना सकते हैं, पहले इंदिरा गांधी कैसी थी, आज इंदिरा गांधी और मोदी जी में क्या डिफरेंस है, और ना जाने क्या क्या। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं उनके 70 साल के लाइफ एक्सपीरियंस नहीं से जितना सीख सकता हूँ उतना सीख लूँ। अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस देखो इसे। बहुत बड़ा दिन है आज मेरे लिए। इस पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है और पहला एपिसोड के मेरे सबसे स्पेशल गेस्ट आप मेरे साथ। कैसा लग रहा है आज? बहुत कुछ, बहुत और मनोरम लग रहा है। आपने मुझे आमंत्रित किया है तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो एकदम बचपन के दिनों से स्टार्ट करते हुए आप कैसे जन्मे थे, आपका परवरिश कैसे हुआ और उस गांव के लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। ये बात क्या सवाल किया यार। पूरे भौतिक जीवन के जीने का 4 दौर होता है। सबसे मोहक और मनोहर बचपन होता है, तनाव मुक्त होगा। उस बचपन के बीतने में बाधाएं भी जो आती है और सौभाग्य इतना स्वतंत्र और इतना आजाद मिजाज का बचपन होता है कि उससे पूरी जिंदगी का सबसे सुंदर और सुखद क्षण कोई कोई। एवं मैं ग्रामीण परिवेश में रहा, हमारा परिवार संयुक्त था। हम कृषक परिवार से आते थे। खेती बाड़ी मूलतः हम लोगों का खाने जीने पढ़ने लिखने रहने का एक संस्कृति था, संस्कार था। बाग बगीचे गाँव में थे, खेल के पेड़ पौधे देखते बनते थे। गांव में एक सुबह बरसाती नदियाँ थी। सबसे बड़ी बात बचपन की मुझे याद आती है, ये बड़ी संदूक की बात है कि छोटे बच्चों को गुरु जी के पास माता पिता भेजते हैं पढ़ने के लिए। मैं कई दिनों तक पढ़ा तो मुझे लिखने पढ़ने का आभास नहीं हुआ, आए और जाए। एक दिन ऐसा हुआ कि 1 से 10 तक का अंक हम हुआ, जिसे क्षेत्रीय भाषाओं में कहते हैं एकम। मैं घर आया, बड़ा उत्साहपूर्वक से अपने पिताजी से कहा, बाबूजी हमें एक कहा करो, आज तो मैं कहा करो बाबूजी। वाह बेटा वाह,
उन्होंने क्या कर मेरा तारीफ किया। इसके बाद हमारी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से शुरू होती है। फिर हम विद्यालय की तरफ जाते हैं। वहाँ के बाग बगीचे में रहने वाले पक्षी की कोलाहल, मधुर आवाज और नदियाँ, बरसाती नदियों की कलकल धाराएं। जब नदी की पानी कुछ कमती है तो हम लोग नदी में घूमने टहलने जाते थे और बालू का कई तरह का हम लोग चित्र बनाते थे। छोटे छोटे बच्चे सब मिलकर अपनी अपनी तरह से उस बालू में कोई शंकर का चित्र बना रहा है, कोई महिला का चित्र बना रहा है। इस तरह से हम लोग बनाकर काफी आनंद लेते थे। वह क्षण मुझे पूरे याद करने का आपका प्रश्न कितना अनुकूल हुआ कि जो बचपन को मैं भोगा हूँ, पुनः आज 72 वर्षों की उम्र के बाद बचपन को देखने का, बचपन को समझने का और बचपन की खुशी का पुनरावृत्ति करने का, उसका पुनः अवलोकन करने का जो आनंद मिला, बहुत ही मजेदार हुआ। थोड़ा अपने बाबूजी के बारे में बताइएगा, कैसे थे, उनका शैक्षणिक, उनका क्या असर पड़ा? हमारे पिताजी उस समय गांव में विद्यालय नहीं होती थी। सौदागर गुरु जी बड़े सम्मानित व्यक्ति थे। सौदागर गुरु जी के यहाँ ही गांव के अच्छे अच्छे किसान के घर के बच्चे पढ़ा करते थे। वह सौदागर गुरु जी की पढ़ाई आज की पढ़ाई से बहुत ही व्यापक था। व्यापक करने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने उसी गुरु पाठशाला में अंक का ज्ञान, अक्षर का ज्ञान, भाषा में अंग्रेजी का ज्ञान, उर्दू का ज्ञान और हिंदी का ज्ञान समस्त करवाते थे। उनकी योग्यता इतनी हो जाती थी उनके विद्यार्थी का कि युवा होने के बाद जमींदारी प्रथा थी। तो मुझे याद है हमारे पिता रहे और हमारे बड़े बाबूजी, पिताजी से बड़े भाई साधु शरण सिंह, जिन्हें मैंने देखा नहीं, वो संभालने के पहले वो गुजर गए थे। लेकिन वह 55,000 बीघा बोध गया के मठ महंत के यहाँ मैनेजर के पद पर, प्रबंधन के पद पर, उनके रहने की ऐसो आराम सुख सुविधा उनके गुजर जाने के बाद संदूक में भरा उनके रख रखाव के जो सामान थे वह सब मैं देखा। तो इतनी काबिलियत गुरु जी के यहाँ हो जाते थे कि उनका क्या पावर होता था। एक जमींदार का, गुमास्ता पटवारी का यह पावर होता था कि किसी जमीन को अगर अपने हाथों से लिख कर दे दिया तो वह आज जो हम रजिस्ट्री कराते हैं, कानून के तहत उसको बरी करते हैं, इससे ज़्यादा महत्व उसका होता था। जो या जिला अधिकारी भी किसी जमीन को आसानी से किसी को नहीं दे सकते। यह सब जमींदारी व्यवस्था थी। जमींदारों के यहाँ, गुरु जी के यहाँ पढ़ने वाले भी इतनी योग्यता होती थी कि उतने बड़े 55,000 बीघा के प्रबंधक का दायित्व और कार्यभार को संभालने की योग्यता होता है। यह थी पाठशालाओं की पढ़ाई जो आज माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालयों में भी वह योग्यता नहीं मिल पाती है जो योग्यता गुरु के पाठशाला पर मिलती। चूँकि मैंने अपना पूरा लाइफ शहर में स्पेंड किया है, मैंने अपने आसपास देखा है जस्ट एक मम्मी, एक पापा और ज़्यादा से ज़्यादा भाई भाई, यही आजकल का फैमिली हो गया है। लेकिन आपने जो अपने दौर में एक संयुक्त परिवार का जो कल्चर देखा हमारे भारतीय संस्कृति में, तो मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है कि पहले के लोग कैसे रहते होंगे। लाइक एक परिवार में 20 लोग, 25 लोग एक साथ रह रहे हैं, बड़ा सा घर होता था, गाय चरा रहे हैं सब लोग, खेती कर रहे हैं सब लोग, और काफ़ी एक इंजॉयमेंट वाला माहौल रहता था। मीन्स एक बार में मामा मामी, चचेरा भाई, फूफा फुआ, सबके भाई बहन एक साथ होली खेल रहे हैं। आज तो वो कल्चर नहीं रहा। तो थोड़ा सा संयुक्त परिवार के बारे में बताइए कि पहले का लाइफ कैसे हो गया? संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा गुण था कि आज जो परिवार सिर्फ पति पत्नी और बाल बच्चे में बट गए हैं, उनकी परिधि बड़ी छोटी हो गई है। सिर्फ उसके लिए प्यार देने की बात करते हैं। लेकिन उस समय एक परंपरा थी, संस्कृति थी।
हमारे पिताजी 4 भाई थे, उनके चचेरे भाई एक थे, लेकिन वह चचेरे भाई का भेदभाव नहीं दिखता था। यह परंपरा थी, यह संस्कृति थी आपसी सामंजस्य बनाने की कितना बड़ा वह फार्मूला था, सूत्र था। अपने बच्चों को पिता अपने बच्चों को गोद में लेना एक संयम समझते थे, क्योंकि उससे यह नहीं हो कि अपने बच्चों से ही ज़्यादा प्यार करें। उस समय यह देखने को मिलता था कि हमें चाचा चाची अपने माँ बच्चे से ज़्यादा प्यार देते थे और माँ से कहीं ज़्यादा मातृत्व का एहसास हो। अगर हम 4 परिवार हैं, कोई अस्वस्थ हैं, तो 2 व्यक्ति कमा रहे हैं, 2 व्यक्ति आराम भी कर रहे हैं, एक व्यक्ति को घर का मालिकाना मिलता था। जो पूरे परिवार के मर्यादित व्यक्ति होते थे, अतिथि आते थे, उनके बीच उनका बैठना उठना होता था और कोई भेद नहीं था। अगर एक अस्वस्थ व्यक्ति है, उस श्रम खेती में नहीं कर सकता है, तो उसको सिर्फ सुविधा नहीं देवे, कहीं द्वेष और ईर्ष्या नहीं होती। जैसे हमारे चाचा एक थे, वो फिजिकली कमजोर थे, वो खेत का काम नहीं कर सकते थे, तो उनके लिए अन्य लोगों से कुछ अच्छा पंच के तौर पर स्वादिष्ट भोजन, पौष्टिक भोजन प्रतिदिन उन्हें मिलता था। और जो खेत में काम करने वाले लोग थे, वो सामान्य भोजन करके, यह सब जो आपस में निहित विराट था। और यह सब भेद नहीं था कि हम किस संयुक्त परिवार का हम बांटेंगे तो हमारा एक बड़ा हिस्सा होगा, उसका कुछ छोटा हिस्सा है। ये सारी बातें कुछ रहती ही नहीं थी। पूरा प्रॉपर्टी जो होता था, पूरी जो संपत्ति होती थी, वो पूरे संपत्ति का उसमें रहने वाला पूरा परिवार समान रूप से उसको भोगता था और ईर्ष्या द्वेष की कहीं बात नहीं होती थी। इसलिए संयुक्त परिवार बहुत ही आनंदित और एक दूसरे के मददगार करने वाला होता था, एक ताकत होती थी। जैसे एक छोटी सी उदाहरण, हम अंगूर, टूटे हुए अंगूर को खरीदते हैं और गुच्छों को खरीदते हैं, तो गुच्छा का जो महत्व होता है, टूटा अंगूर का महत्व कम जाता है। तो वह संयुक्त परिवार की अपनी एक ताकत होती थी। संयुक्त परिवार टूटने के बाद लोग कमजोर हो जाते थे, इसलिए संयुक्त परिवार का होना बहुत बड़ा ताकत था। समस्त परिवार अपने आप को ताकतवर समझते थे, उनकी मर्यादा उसी ताकत से मिलती थी, उनके सारी देख रेख उसी प्रॉपर्टी की पूरी ताकत से सभी व्यक्ति को समान रूप से सुख सुविधा। वो स्लाइड को भी सकता है। अभी तो तरस होती है, हुआ लाई और वर्तमान की लाई। मैं भी थोड़ा बाल बच्चों के पढ़ाने रखाने के क्रम में शहर में आ गया हूँ। शहर में छोटा सा आवास भी बना लिया हूँ, जहाँ मैं बैठा हूँ, चर्चाएं भी हो रही है, लेकिन स्पीकर वास्तव में होती है। वह स्वतंत्रता, वह आज़ादी, वह पेड़ पौधे, वह बाग बगीचे, वह नदियाँ की कलकल धाराएं, इस सभी चीज से हम निकट हो गए। दूसरी बात, हमारा बहुत परिवार का इतना छोटा रूप हो गया है कि हमारे यह भी अधिक हो गया है कि हम छोटा से छोटा परिवार रखना जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए यह एक उचित भी है, लेकिन हम अपने छोटे परिवार के बीच रहने की सुख सुविधा और आनंद नहीं ले पाते। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पढ़ लिख कर वे अच्छे जॉब में जाते हैं, दूर में रहते हैं, और हमें अपने घर खेती गृहस्थी जो छोटा सा है, जहाँ से हम बच्चों को पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, उसकी ममता में, मोह में हम इसी देखने का दायित्व संभालते हैं। तो ऐसा हो जाता है कि आज होली दशहरा, जो कि संयुक्त परिवार और ग्रामीण परिवेश में बहुत दूर लोग नौकरी करते थे, लेकिन सभी होली दशहरा में जुटते थे, उसका जो एक आनंद आता था, आज हम अपने इकलौते बेटे को, अपने पोते को, अपनी बहू को भी होली दशहरा में उनके साथ साझेदारी नहीं रहते हैं। यह आज शरीर जीवन हो गया है, तनाव से भर गया है, बहुत संकीर्ण दायरा हो गया है, परिवार का परिभाषा ही हो गया है,
पति पत्नी बच्चे, जो काफी विकल है, एक दूसरे की मदद करने के और आनंद प्रदान करने में काफी कमजोर। बात करने का पत्नी थी तो थोड़ा सा पीछे जाके बताइए, नानी से कम नहीं है, पहली मुलाकात कैसे निकालते में? हमारे शहर में अक्सर बाल विवाह की प्रथा थी, लेकिन मेरे पिताजी चूंकि पढ़े नहीं थे, उनके विवाह करने प्रमुखता नहीं थी, बल्कि उससे ज़्यादा बच्चों में कुछ पढ़ना लिखना, ताकि पढ़ने लिखने के बाद एक अच्छा परिवार मिलता है, एक समृद्ध परिवार के लोग आते हैं। तो हमारी विवाह आईने से की परीक्षा हम देखेंगे और संपन्न गृहस्थ के परिवार से जब लड़के कॉलेज में पढ़ने लगते थे तो कुटुंब परिवार गांव पड़ोस के लोग विवाह का प्रस्ताव रखते थे। उसी क्रम में हमारी शादी तय हो गई। शादी बच्चों को होता था तो काफी लिहाज लज्जा एक सौंदर्य माना गया। नारी का कोई सौंदर्य लज्जा ही है, पुरुषों के भी लज्जा प्रवेश संयम लिहाज यानी एक सुंदरता का प्रतीक है, जो बहुत ज्यादा ग्रामीण परिवेश में देखने को मिलता है। हमारी विवाह तय हो गई, बहुत संपन्न परिवार में शादी हुआ। उस समय थोड़ा पैसा बहुत अधिक महत्व रखता था। 3,000 रुपये में हमारी शादी हुई और 10,000 रुपया 10 रुपये मन के रेट से 1,000 मन आलू बिका था। वह सारा 10,000 रुपया मेरे विवाह में संयुक्त परिवार होने के नाते, जो टूटा हुआ परिवार इतना बड़ा खर्चा अपने बेटे के विवाह में करने में असमर्थ रहता है, लेकिन वह संयुक्त परिवार की ताकत थी कि 3,000 ही तिलक में थी और 10,000 आलू बिकने से जो पैसे आए थे वो सभी हमारे शादी खर्च कर दिए गए। शादी बड़ा तामझाम से हुआ और तब उस समय महफिल होती थी, मरजान होता था, 3 दिन शादी में समय देते थे। मरजान के बाद हल्की मुलाकात पति और पत्नी की होती थी और 2 से 3 दिन भी ससुराल में अपनी बेटी को नहीं रहने देते थे, क्योंकि माँ से एकाएक वह अलग हो गया है, कैसे रहेगा यह मोह और ममता में। तो वह पहला दौर रहा। उस दौर में संत पूछे वह अपने पत्नी को लस्तकन से पहचान सकते थे और न उसके चरित्र से न उसके स्वभाव से, यहाँ तक हमारा कोई पहचान नहीं रहा। 4-5 वर्षों के बाद हमारा सेकेंड मैरिज हुआ। इसके बाद फिर हमें पत्नी का अनुभव करने का मौका मिला। हमारी पत्नी पढ़ी लिखी तो नाम मात्र थी, लेकिन उनकी मेमोरी पावर इतनी अच्छी थी कि जब उनके साथ दाम्पत्य जीवन पर बिताने लगे तो किस खेत में कितना अन्न हुआ, हम इस वर्ष कितना अन्न पैदा किए, कितना अन्न बिका, कितना घर में है, ये सारा मौखिक उनका मेमोरी पावर जितना अच्छा होता था उसके सामने हम सुनने को। जब परिवार बढ़ा, हमारी बंटवारा हुई और कई भाग में हमारे खेत भी विभक्त हो गए, तो 2 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठे की तैयारी हो गई। वो किस खाता नंबर से हमको मिला, उसका प्लॉट नंबर क्या है और कितना डिसमिल है, यह तो अभिभूत कर देता है वह कम पढ़ी लिखी महिलाओं के मानसिक पावर की, उसके मानसिक स्थिति के अस्टोन इतने मजबूत थे, शायद पढ़ा लिखा हुआ आदमी के लिए संबंध नहीं। वो बता देते थे कि खेतवा के तो कारोबार से वो तो संतृप्ति से ही प्लॉट थे और अगर खाता नंबर 25 है मैं अभिभूत हो जाता था। इतना चीज़ देखने के लिए हमें पूरा उस खतियान को देखना होता था, हमें जो बंटवारा का रसीद दिया था उसको देखना होता था। लेकिन उनका कई 20-22 प्लॉट छोटे छोटे मुझे शहर में मिला था, वो 2-3 एकड़ जमीन, लेकिन सबका खाता नंबर और खेसरा नंबर उनके मस्तिष्क में। खेसरा नंबर क्या?
खेसरा नंबर कहते हैं प्लॉट नंबर जो होता है, खेल का प्लॉट नंबर, वो खेल खाते हैं, हाँ उसको खेसरा नंबर कहते हैं। और एक खाता में कई प्लॉट होते हैं, एक खाता के अंतर्गत कई प्लॉट होते हैं। आपकी लाइफ में आपकी पत्नी का रोल बहुत ज़्यादा है, और कहते हैं कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। परंतु आजकल के युग में थोड़ा सा, और इंडियन कल्चर में देखें तो तलाक का कल्चर थोड़ा सा बढ़ गया है। मीन्स लोगों में रिलेशनशिप को लेकर, लोगों में फैमिलीज, फ्रेंड्स, मीन्स थोड़ी सी दूरियां बढ़ते जा रही हैं अपने करीबियों से। और आपने अपने 70 साल की उम्र में भी ऐसे काफ़ी से देखे होंगे कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है, या फिर किसी का काफ़ी लंबे दूरी से दोनों के बीच में प्यार है और दोनों अच्छे ज़िंदगी जी रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उनके पास क्या है। भले उनके पास घर ना हो, खेत ना हो, पैसे कम है, लेकिन फिर भी उनकी शादीशुदा ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चलती है। तो जो कि आपका भी शादीशुदा ज़िंदगी काफ़ी अच्छा चला है, तो जो यंग लोग, जो युवा लोग आज आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि किन बातों का ध्यान रखें ताकि वो अपने रिलेशनशिप को, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बाकायदा सक्सेसफुल बना सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत गंभीर विचार करने वाले प्रश्न है। आज के युवा वर्ग के साथ सबसे बड़ी कठिनाई यह आई है कि सामाजिक और पारिवारिक परिवेश से वो फटते रहते, और सामाजिक पारिवारिक के बीच में समाज के बीच जिंदगी जीने का एक अनुशासन होता था। वह अनुशासिक गुण जो है एक संस्कार का असर। गांव के बड़े बुजुर्गों को भी हम यह सम्मान देते थे जितना कि आजीवन अपने माता पिता को नहीं दे पाते। ये परंपरा थी, बुजुर्गों को सम्मान देना, पिता ने उम्र के गांव के लोगों से पर्दा करना, लिहाज करना, ये सब सारी बंधन थी। हम समाज की मानसिकताओं के अनुकूल अपने चरित्र को बनाकर रखने का दायित्व को समझते थे। आज युवा वर्ग वैसे परिवेश को देखा नहीं। पढ़ने लिखने के क्रम में जो सामाजिक गुण होते हैं, जो समाज से आदमी सीखता है, ग्रामीण परिवार में जो लोग होते हैं, सभी बुजुर्गों में जो कुछ खासियत होती है, उससे जो अनुभूति होता है, यह सब आत्मसात करने का मौका आज के वर्तमान युवाओं को नहीं, जिसके कारण इनकी कल्चर बदल गई, इनकी संस्कृति में बदलाव आ गए, इनके रख रखाव, सोच में, व्यवहार में अंतर कर गए। उस समय वैदिक रीति रिवाज से विवाह होता था। समाज और कुटुंब के 100-200 परिवार उसके गवाह होते थे। धूमधाम से शादी विवाह होती थी। आज युवा वर्ग जो थोड़ा ऊंची शिक्षा की तरफ बढ़ गए हैं, बड़े बड़े पद पर आसीन हो गए हैं, वो अपने हिसाब से पात्र का चुनाव कर लेते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए। मैं IAS किया हूँ, हमें IAS पत्नी चाहिए। इसके कारण से वह उनके सामाजिक परिवेश, सामाजिक सोच का जो कल्चर होता है, जो उनके संस्कार होते हैं, इन तमाम चीज़ों पर आज के युवा गहराई से चिंतन नहीं करते। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उनके वाय सौंदर्य, उनकी क्षणिक शिक्षाएं जो ज्ञान से भिन्न होते हैं, व्यावसायिक शिक्षाएं, और उनके बाद अंदर से प्रभावित होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए झट सा निर्णय ले लेते हैं और अपने स्तर से विवाह कर लेते हैं। समाज और परिवार की साझेदारी नहीं होती है, इनके सपोर्ट नहीं देते हैं, समर्थन नहीं देते हैं, जिसका कारण होता है उनके दाम्पत्य जीवन
थोड़े ही दिनों में मधुर नहीं लगती है, बिगड़ने लगती है। स्वाभिमान होना तो अच्छा चीज, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के कारण उतार और चढ़ाव, वाय संस्कार के अंतर पर, सैलरी के अंतर पर पति पत्नी ने ऊंचे और नीचे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। एक दूसरे के सम्मान करने में अंतर होने लगता है, अहंकारी हो जाते हैं, और यह अहंकार के बीच मनमुटाव बढ़ने लगता है और संबंध विच्छेद होने की कगार पर लोग आ जाते हैं। ऐसा देखने को मिलता है कि आज पढ़ा लिखा समाज ही ज़्यादा अपने दाम्पत्य को तोड़ लेते हैं आसानी से और तलाक तक का ले हो। पहले क्या होता है, पहले समर्पण होता था। पति क्या होते हैं, वाय समदर से काले होते हैं, कुरूप होते हैं, उनको संपत्ति कम होती है, वो पढ़े लिखे कम होते हैं, वो थोड़ा उग्र प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन सारे चीजों से उस समय की महिलाएं का एक ही लक्ष्य होता था कि पति परमेश्वर होता है, पति भगवान के समान होते हैं। इसलिए वो उस पति की कमजोरी का ख्याल नहीं रखता था, वह शत प्रतिशत उनकी भक्ति में विश्वास रखता था और उनके तमाम कमियों को से समझौता करता था और पूरे जीवन उनके साथ बिताने का आत्म दृढ़ संकल्प के साथ पूरी जिंदगी बिताता था, जिसके कारण पति पत्नी में विच्छेद नहीं होते थे और तलाक नाम की तो समय कोई चीज ही नहीं थी। पूरी जिंदगी प्रेम से पति पत्नी का बीतता था। पत्नी की भूमिका तो पूरी जिंदगी जीने में सबसे महत्वपूर्ण है। जो सहयोग पत्नी कर सकती है उसे अर्धांगिनी नहीं कहा गया है। एक आधा अंग पुरुष को दाहिना अंग कहा गया है और स्त्री को बायां अंग कहा गया है। अगर एक हाथ नहीं है तो सोच सकते हैं कि उसकी जिंदगी क्या हो जाएगी। तो पत्नी की भूमिका एक आधे अंग की होती है। इसलिए पत्नी की भूमिका तो कभी कभी ऐसा होता है कि माँ के कई बच्चे हैं, बेटी है, बेटे हैं, उनके ढेर सारे पोता नाते हैं, उनका परिवार बढ़ जाता, उनका प्यार जो है समस्त परिवारों में बढ़ जाता है। लेकिन पत्नी का एकल परिवार अपने पति के लिए सुरक्षित होता है। इसलिए अतिशोक्ति नहीं हो, मां तो आदरणीय होती है, सर्वोपरि होती है, लेकिन वहाँ पत्नी का स्थान एक मातृत्व से भी ऊंचा देखने को मिलता है। 100% अपने स्वामी के लिए, अपने पति के लिए पूरा का पूरा प्यार न्यौछावन है। पर कभी कभी क्या होता है, जब पति परमेश्वर के चक्कर में पत्नियों को प्रताड़ना झेलनी पड़ती। लाइक अगर जैसा आपने कहा पति परमेश्वर होते हैं, तो लड़कियों के घर से भी ये दबाव आ जाता है कि भाई तुमने तो हम तुम्हारा शादी कर दिए, अब तो तुम कैसे भी गुजारा करो, वही तुम्हारा पति है। इस चक्कर में कभी कभी लड़कियों को काफ़ी प्रताड़ना झेलनी पड़ती। वैसे स्थिति में क्या करना चाहिए लड़कियों को? लड़कियों को प्रताड़ित होना खूब थोड़ा विविध स्वभाव और प्रकृति की शादी हो जाती है। किसी के पति उग्र तरह के होते हैं, अहंकारी प्रवृत्ति के होते हैं, पुरुष प्रधानता के स्थान देते हैं। इसके कारण से एक परंपरा है कि भारत में आज पढ़ने लिखने के बाद हम महसूस करने लगे हैं कि बेटे और बेटी में अंतर नहीं। लेकिन उस समय की संस्कृति में बेटे और बेटियां, पुरुष और स्त्री की जिंदगी जीने में एक आदर्श था। हमारे घर की महिलाएं पर्दे में रहती थी, बेटियां भी पर्दे में रहती थी। बेटियां को बेटे के हिसाब से शिष्ट और सौम्य, जैसा कि प्रकृति ने भी दोनं के वाय सौंदर्य आवाज अलग अलग बनाया, तो प्रकृति ने ही स्त्री और पुरुष का दो रूप दिया है। आवाज से, रख रखाव से, उनके अंग प्रत्यंग की बनावट से। तो आज हम राजनीतिक क्षेत्रों में हम खुलकर इस पर विचार नहीं करते हैं, बल्कि हम महिलाओं के मंत्र लेने के लिए उनके जो प्राकृतिक संस्कार हैं, जो सनातन संस्कार हैं, उस संस्कार पर हम सीधे समझौता करते हैं अपनी राजसत्ता के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए।
सनातन धर्म में, भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत की सोच जुड़ कर रहती है। आध्यात्मिक जगत ने भगवान कृष्ण ने कहा है कि स्त्री और पुरुष का महत्व बराबर, यह सृष्टि की संरचना करने के लिए दोनों की आवश्यकता पड़ी। लेकिन एक जगह भगवान कृष्ण ने यह कहा है, अगर हम अध्यात्मवादी हैं तो इसमें विश्वास करना चाहिए कि स्त्री जो है, स्त्री स्त्रीलिंग है, शक्ति स्त्रीलिंग है। तो शक्ति स्त्रीलिंग है, एक पुरुष को आगे बढ़ने में एक शक्ति की जरूरत है, तो स्त्री पूजा है। लेकिन यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहा गया है कि शक्ति का वह स्थान है और सत्ता का। यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण है कि सत्ता ही सिर्फ उन्होंने ही शक्ति का भी निर्माण करने में अपनी माया से योग प्रदान किया है, ताकि हम भौतिक जगत की संरचना कर सकें। तो कृष्ण ने भी कहा है कि स्त्री का शालीनता, सौम्यता और एक समर्पण इस माने में होना चाहिए कि प्राकृतिक गुण से ही नारायण का शरीर बना। तो अब प्राकृतिक प्रदत्त जो शक्ति है उसकी फर्ज बनती है हमने पुरुष सत्ता के अनुशासन है, अधीन रहना। स्त्री जैसे पति के अधीनस्थ रहकर उस पर निर्भर करने का एक संस्कार है, पति के अनुशासन में रहना एक संस्कार है। यह सब आध्यात्मिक संस्कार जो है वैचारिक रूप से ज़्यादा उत्तम माना गया है। आज हम आध्यात्मिक बातों पर कम अमल करते हैं और भौतिकवादी बातों पर अधिक अमल करते हैं, जिसका परिणाम है कि हम बराबरी की उदारता को दिखाते हैं, लेकिन उनके प्राकृतिक जो मूल बनावट है और उस मूल बनावट के तहत जो प्रकृति ने दोनों को भिन्न भिन्न प्रकार से बनाया है, वो दोनों को दो दायित्व है और दो तरह के चरित्र की जीने का भी दायित्व है, जिसे आज भौतिक जगत में अपनी सत्ता लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उनके साथ संग पूछिए तो वह शोषण नहीं किया जाता था, वह अनुशासन था। बल्कि आज आप जो स्त्री को अधिकार देने की बात करते हैं, यह शोषण है। आप सत्ता के प्रति लोलुप्त है, जिसके वजह से आप सही तरीके से विचार नहीं करते हैं। जैसे सेना है, महिलाओं की भर्ती, पुरुष सेना की सुरक्षा फिजिकली शारीरिक रूप से जितनी ताकत से कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती। लेकिन आज सत्ताधारियों को 50% मत पाने के लिए इससे समझौता करते हैं और वह फिजिकली शारीरिक रूप से वह महिला कमजोर है, फिर भी उसे उस पद पर दिया जाता है, जबकि 5 महिलाएं के बराबर एक पुरुष सेना के क्षेत्र में सुरक्षा का दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकता है। इतनी गंभीरता से विचार आज भौतिकवादी मानसिकता से लोग नहीं कर पाते हैं, जिसके फलस्वरूप वे उसे शोषण के रूप में सीधे लेते हैं, अनुशासन के रूप में नहीं लेते हैं। जिसे हम शोषण करते हैं वह एक अनुशासित जीवन था, अपने परिवार में अनुशासित रहना। आज सुशासन के लिए हम कर रहे हैं, जिसके पास संस्कृति नहीं है। संस्कृति से अगर हम टूटते हैं तो सुशासन अच्छे शासन की व्यवस्था ही करता है। मजा आ रहा है मुझे तो इस पे। मैं और चाहूँगा कि मैं बात करूँ थोड़ा लव मैरिज का क्या व्यू पॉइंट है आपका? लव मैरिज के बारे को कैसे देखते हैं? लव मैरिज एक लापरवाही है। कैसे? लव मैरिज के बीच जो पुरुष और स्त्री एक दूसरे के साथ संबंध बनाने का निर्णय रखते हैं, यह जल्दीबाजी। जीवन क्या है, पत्नी का महत्व क्या है, पति का महत्व क्या है, उनके सामाजिक थिंकिंग क्या है, वो हमारे परिवार के प्रति उनका क्या दायित्व होगा, इन तमाम बातों से कुछ क्षणिक बातें के लिए भी समझौता ठगे। इसमें प्रमुखता होती है समान शिक्षा और बाह्य सौंदर्य। इससे ही युवा या स्त्री, पुरुषों के बाह्य सौंदर्य से या स्त्री के बाह्य सौंदर्य से पुरुष एक दोनों प्रभावित हो जाते हैं और मुखरता देते हैं कि चलो हम दोनों एक साथ रहेंगे, हम ऐसो आराम की जिंदगी जिएंगे। आज पिताजी बोले हो गए हैं, ठीक है, उन्हें दवा दारू की जरूरत पड़ेगी, भेज दिया जाएगा।
इस तरह से अपनी संस्कृति से, अपनी दायित्व से कट जाते हैं और यही से परिवार का एक छोटा रूप हो जाता है। और यह सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है जो प्रेम विवाह होता है, जिसे लव मैरिज करते हैं। लव मैरिज पूरी सामाजिक और पारिवारिक दायित्व से हट कर झट सा निर्णय लेते हैं, गंभीर विचार नहीं करते हैं। कुछ बिंदु है जो उनके संघर्ष से प्रभावित होकर अपनी इंद्रिय जिंदगी की प्रमुखता देखकर जो क्षणिक होते हैं, जिससे जीवन में कोई यश नहीं जाता है, आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। और स्थिति ही होती है कि बहुत कम जो भी है जो प्रेम विवाह का पूरी जीवन से सुखमय जिंदगी बिताया हो। और ज़्यादातर अभी यह देखने को मिलता है कि प्रेम विवाह बीच में ही टूट जाती है। यह प्रेम विवाह के तय करने के पहले गंभीरता से विचार नहीं करना एक लापरवाही है। आपने कहा कि लव मैरिज छोटे दिनों तक चलता है, लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलता है, तो क्या परिवार या आपके परिवार, रिश्तेदार, अगल बगल, आस पड़ोस, कोई ऐसा उदाहरण जिसके बेस पे हो आप ये बात बोल रहे हैं कि हाँ लव मैरिज नहीं चलता है? क्योंकि मैं भी अगर अभी कॉलेज में हूँ तो लव मैरिज, लव का कल्चर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इस बात को लेकर। तो आपने अपने जीवन में कोई उदाहरण जो कि लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं हुआ हो, जिसके बलबूते पे आप ये एग्जाम्पल दे रहे? हमारे एक मित्र उज्जैन परिवार ग्रामीण सेज कंसरी हम लोग की काव्यन को छत, उन्हें भी एक पुत्र साथ हुए और वह इंजीनियर। उसके एक स्त्री पक्ष से एक साथी था जो साथ पढ़ा था, थोड़ा सीनियर था। दोनों में अनुकूलता हो गई और वो दो जाति से आगे थे। इसकी चर्चा परिवार में हुआ, गाँव वाले तक जाने, काफ़ी आलोचना बनी, लेकिन वह गांव में कम रहा था। उसकी शिक्षा दीक्षा बाहर हुई थी, पटना में रहकर पढ़ा, फिर उसकी जॉब हो गई। उसके पिता के चूँकि हम करीबी मित्र थे, वो हमको अंकल चाचा करता था और यह भी समझना था कि हमारी समस्त परिस्थिति पर अध्ययन करके हम पे आए। उन्होंने पूछा चाचा हम इस तरह का जो विवाह करने की बात किया है आपको की पता है? हाँ नहीं क्या, तो आपका क्या राय है, आपसे हम जानना चाहेंगे। हम कहा बेटा ग्रामीण कुटुंब परिवार में तो आलोचना बनती है। उन्होंने कहा कि हम दोनों पढ़े लिखे बाहर के जॉब में रहेंगे, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम कहा जब दूसरा बात, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे ढंग से समझने का प्रयास किए तो जी बिल्कुल दिक्कत नहीं। हम कहा हाँ बेटा, यदि आप दोनों का यह दाम्पत्य जीवन वैदिक परंपरा से जैसे निर्वहन करने की संकल्प होती थी, उस संकल्प को पूरा कर लेते हैं तो अंतर्जातीय विवाह, बाल विवाह, इन तमाम चीज़ों का तो विरोध भी हो रहा है। एक अच्छी सफलता का उदाहरण आप आ रहे हैं, अपनी साहस बटोरा है अंतर्जातीय विवाह के प्रति, सरकार भी प्रोत्साहित करती है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि वह बुरा दिन नहीं आए कि आप दोनों के दाम्पत्य जीवन में खटास आ जाए, मिठास से भरा जीवन हो और पूरी जिंदगी भी। ऐसा हुआ नहीं जिस संदेश से उस बच्चों को हम कह रहे थे 2-3 महीनों में वह संबंध विच्छेद हो गया। आज दोनों में बातचीत भी नहीं होती है और दोनों परिवार बसाने में अभी संकट में है, कानूनी दाद पेश हो गया है। यह अलग से फिर नई जिंदगी जीने की भी साहस न लड़की पक्ष लड़की बना रही है न पुरुष, उनके जीवन होस्ट में। तो मैं लव मैरिज कर लूँ तो जैसा मुझे एक उदाहरण से
चोट लग चुकी है, उस पीड़ा से अभी हम मुक्त भी नहीं हुए। और मैं तो ग्रामीण परिवेश, थोड़ा पुराने परंपराओं में रहे हैं, जहाँ परिवार, समाज, जाति का एक कल्चर रहा है। वो तमाम कल्चर के भी प्रतिकूलता के कारण प्रेम विवाह से एक संदेह बन जाती है। मुझे तो ईश्वर से ही प्रार्थना हुआ कि यदि संयोग मिल जाए, जिन तमाम उद्देश्यों से आप अंतर्जातीय विवाह करना चाहते हैं कि एक शिक्षित लड़की मिल गई, जरूरी नहीं कि अंतर जाति, अगर जाति में ही रहे लव मैरिज हो। हाँ, तो इसका अध्ययन अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे के विचार का अध्ययन कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे को कॉपरेटिव मानसिकता रखती है, पति पत्नी के महत्व को समझती है, सारा जीवन खुशहाल नहीं हो सकता है। अगर हम खुशहाली के समय भी इन दोनों के साथ उसी तन्मयता से प्रेम पूर्वक जीने का साहस रखते हैं, तो प्रेम विवाह से भी हमको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। बात करते हैं आपके थोड़े से एजुकेशन की, आपने कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़े, थोड़ा सा बताइएगा आपको कितना एजुकेशन। पढ़ाई लिखाई की जहाँ तक बात है तो ग्रामीण परिवेश में विद्यालय में हुआ, कई पंचायतों में एक माध्यमिक विद्यालय, कई पंचायतों में एक मध्य विद्यालय, मध्य विद्यालय जहाँ 7वां तक की पढ़ाई, माध्यमिक विद्यालय जहाँ 10वां 11वां तक की पढ़ाई हो, महाविद्यालय जहाँ +2 से आनंद बोर्ड के अंतर्गत ये +2 आ गया, उच्च माध्यमिक हो गया है, माध्यमिक हो गया है। तो पढ़ने लिखने में कठिनाई होती, गिरत के पास पैसे नहीं कम होते, उस सस्ती में 6ठा क्लास या 2.5 रुपया लड़के को फीस लगता था, वह भी गार्जियन को देना मुश्किल हो, और 2.5 रुपया के लिए 1 मन चावल बेचना होता था। और 1 बीघा में आज 80 मन धान बचते हैं, 50, और 1 बीघा में उस समय 5 से 7 मन धान। इस तरह से किल्लत थी, पढ़ाई लिखाई में समस्या हुई है। लेकिन जज्बा जब होता है, हमारे पिताजी चूँकि पाठशाला से ही कई भाषाओं में शिक्षित थे, उनको पढ़ाई से काफ़ी लगाव था, उनके जुझारूपन होने के कारण दिक्कतें आई, लेकिन हमारे दिक्कत को झेलने नहीं दी, उन्होंने हमको सहायता दिया। और मैं गांव में मध्य विद्यालय में पढ़े, उच्च विद्यालय में अष्टमा में पढ़े, फिर हमारे पिताजी ने वारसलीगंज कॉलेज में मेरा नामांकन कराया, और विवाह तक मैं IE की परीक्षा दिया था, उत्तीर्ण कर गए, और BA स्नातक करने में कुछ पाठ मेरा शेष बाकी। तो आपके पढ़ने में आपके फादर यानी कि आपके बाबूजी का बहुत बड़ा रोल है। पिताजी का मेरे ही नहीं, संयुक्त परिवार में पुत्र और भतीजा में अंतर नहीं होता। हम 2 भाई थे, एक चचेरा भाई अंधा था, और एक चचेरे भाई को पिताजी ध्यान नहीं देते, क्योंकि उस समय परंपरा थी बेटा से ज़्यादा भतीजा हो गया, इसका वो भुक्तभोगी हो गया था। लेकिन उन्होंने हम 2 भाई जो उनके पुत्र थे उससे ज़्यादा पिता का दायित्व समझा, और हम तीनों को पढ़ाने की जिम्मेदारी। जब घर के मालिक शिक्षा से अलग थे, वो अपढ़ थे, जिसका परिणाम है कि उनका आज 3-4 पीढ़ी में कोई 7वां क्लास पास नहीं। मेरे पिताजी की आज 3री-4थी पीढ़ी, नाती पड़नाती पोता भी सभी इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं। ये शिक्षित होने का वरदान और अभिशाप, मैं उसका मुक्त हो ही रहा, क्योंकि हमारे घर के मालिक पढ़े लिखे हुए नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारे पिताजी की लगाव ने हमें पढ़ने लिखने से वंचित नहीं किया, और एक सही शिक्षित होने तक पढ़ाई किया। इसमें अमूल भूमिका हमारे पिताजी का है, जो घर के पूरी परिवार को शिक्षित बनाए, वह अंधा व्यक्ति को भी शिक्षित होने बनाए।
चूँकि वो अंधा व्यक्ति को पढ़ने का कोई व्यवस्था नहीं था, तो उसे एक ढोलक सिखाने के लिए एक शिक्षक को रखे, और वह आज जिंदा है, हमसे 2 साल का छोटा है, चचेरा भाई है, और पूरे गांव का सबसे उत्तम लोक कलाकार है। उनकी चेष्टा थी कि अब पढ़े लिखेगा नहीं तो इसकी मर्यादा समाप्त हो जाएगी, इसको लोग इज्जत नहीं देंगे। इसीलिए वैसे उस संयुक्त परिवार का जो अंधा था उसे भी शिक्षित किया संगीत के क्षेत्र। यह सारी उनका हमारे पिताजी का है, मैं उन्हें नहीं बोल सकता। आज जो कुछ हूँ अपने पिताजी के शैक्षणिक जो हमारा स्तर है पूरा योगदान मिले। आपके लाइफ में तो बाबूजी का रोल काफ़ी बड़ा था, तो आपके भी 2 बच्चे थे, यानी कि मेरी माँ और मेरे मामू जी। तो आपने उनमें ऐसी क्या क्वालिटीज़, ऐसे वैल्यूज, ऐसे संस्कार दिए जो मेरे और फिर आपके आने वाले आगे जनरेशन से वो जाने कि हाँ आपने ऐसे ऐसे वैल्यूज, ऐसे ऐसे संस्कार दिए थे ताकि आने वाली पीढ़ियाँ ही इनको फॉलो करें, इनको याद रखे कि आप में यानी कि उमेश सदा जी में क्या वैल्यूज थी जिसको हमको आगे बढ़ाकर लेके जाना है। बहुत बढ़िया। मैं कम संतान तो खीर शांति परिभाषा को भी के प्रति भी जागरूक हो गए। हम एक बच्ची और एक बच्चा का एक ही का बनते थे, फिर भी हमारी बेरोजगारी थी, हम नौकरी नहीं कर रहे, आज तक नौकरी नहीं थी, लेकिन हम शिक्षा के प्रति जागरूक थे। लग रहा था तब तक सरकारी विद्यालय की पढ़ाई लिखाई में गिरावट आ गई थी और आधुनिक पढ़ाई का दौर था, लेकिन अकादमिक शिक्षा हम अपने बेटे और बेटी को देने में सक्षम नहीं। हमने अपने आप को उस तरह भी बनाने का कोशिश की और बिना साधन के एक विद्यालय की स्थापना की और अपने ही विद्यालय में सप्तम और दसम वर्ग तक की शिक्षा हम अपने बेटे बेटी को दिया, जिससे हमारी आर्थिक समस्या का भी समाधान हुआ और अकादमिक शिक्षा भी मेरे बेटे बेटी को दिया। वे दोनों संस्कार के प्रति काफ़ी उत्सुक रहे, प्रकृति प्रदत्त भी कुछ ऐसा था, पढ़ने में दोनों ठीक थे, घर गृहस्थी को समझते थे, घर गृहस्थी के आमदनी के अनुसार वो हमको कॉपरेट करते थे। ये संयोग रहा, पत्नी के साथ साथ पत्नी के संस्कार के कारण उनके दोनों बच्चे भी अपने घर की माली स्थिति को समझते थे, अपने कारोबार के प्रति जागरूक थे और हम वो पढ़ते भी थे और हमारे विद्यालय ने कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाने का। इस तरह से हम अपने दोनों बच्चों को स्नातक शिक्षा दिया और हमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं, जिसमें हम दोनों बच्चों के लिए ही हैं और आपके नानी। इन तमाम लोगों ने हमको अकादमिक शिक्षा की तरफ स्थापित होने में बहुत। आज जो पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर उनके बच्चों में आपने बताया कि शैक्षणिक संस्कार से, संस्कृति से, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट पर उनको ध्यान देना चाहिए, तो पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना है ताकि वो अपने बच्चों की परवरिश, उनके ग्रोथ, उनमें संस्कार, उनमें शिक्षा, उनमें जागरूकता, इन सब किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए ताकि वो अपने बेटे और बेटियों को एक अच्छा स्वरूप दे सके। बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो जीवन को शाश्वत बनाने में काफ़ी कारगर दिख रहा है। ऐसा मानना है अनाकादमिक शिक्षा भी हो गई, पूरी तरह व्यावसायिक हो गई, और यह मानना चाहिए कि जहाँ उत्तम शिक्षा बच्चों को देने का काम किया जा रहा है वहाँ सर्वोत्तम संस्कार दिए और संस्कार के
सबसे पहला पाठशाला माता पिता होते हैं। माता पिता की अव्वल भूमिका होती है। हम शिक्षण कार्य से आज तक जुड़े हुए हैं। इस उम्र में भी हमको पढ़ाने लिखाने में भी रुचि। बड़े में जाते हैं, बच्चे को देखते हैं बटन टूटा हुआ, यूनिफॉर्म उनके गंदे होते हैं। तुरंत वो समझ में आता है कि उनके माताजी अपने बच्चों के रख रखाव के प्रति जागरूक नहीं। बच्चों जो हमारे झूठ बोलते हैं, बच्चे जो हमारे गंदे रहते हैं, बच्चे जो संस्कार के हीन होते हैं, अनुशासनहीन होते हैं, झूठ बोलो, ये सारी खामियां कमियां को दूर करने का दायित्व अभिभावक माता पिता का होता है। तभी विद्यालय के शिक्षक उसे शिक्षा के साथ साथ संस्कार की तरफ इसलिए माता पिता का सबसे बड़ा दायित्व है बच्चों के चरित्र निर्माण। दूसरा दायित्व है विद्यालय, तीसरा दायित्व है समाज और चौथा दायित्व है सरकार। यह चारों अपने अपने दायित्व का अगर सही से निर्वहन करते हैं तभी भारत के एक अच्छे सपूत स्वस्थ मस्तिष्क के भारतीय पुत्र होनहार और चरित्रवान विद्यार्थी अनेक। इसमें एक पिलर दिए भी कमजोर थे तो एक उत्तम और सर्वोत्तम पात्र को बनाने में इसी के भविष्य निर्माण में, शैक्षणिक निर्माण में इन चारों की भूमिका अपर है। इसलिए चारों को सफल। शादी में दहेज लिया था आपने? ये तो पूर्वक थोड़ी सी चर्चा हो गई थी, आप उसे दहेज भी कहेंगे, लेकिन अगर गहराई से अध्ययन करेंगे तो बिना दहेज का विवाह भी कहेंगे। दहेज नहीं, मुझे मात्र 3,3100 रुपया मिला। पिताजी गृहस्थ थे, पढ़े लिखे हुए थे, उनके रख रखाव काफी साफ सुथरे थे, अध्यात्म से भी लगाव था। आधुनिक खेल संगीत तमाम चीज़ों के प्रति अपने बच्चों को उचित करना चाहते। उस समय नए नए गाँव में रेडियो आना, रेडियो सुनना बहुत बड़ी बात। उन्होंने एक रेडियो और अपने पुत्र को घड़ी लगा देखें। इस उत्साह को पूरा करने के लिए उन्होंने 900 रुपया माइनस कर और इसे मात्र 2200 रुपये तिलक मिले, जबकि 10 भर सोना बनाया गया विवाह में लड़कियों के श्रृंगार के लिए, और वह 10 भर सोना का 4,000 रुपया होता है। मेरे तिलक जो आया उसमें गोतिया भाई कुटुंब नाता को आमंत्रित करके भोज किया गया, अनेक साथ बैठाकर पूरी मिठाई खिलाने। ये तमाम चीज़ों में 10 रुपये में जो बिका था 10,000 रुपया मेरे विवाह में खर्च कर दिया गया। अब मैं आप श्रोताओं को भी विचार करने का एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूँ कि हमने तिलक लिया या तिलक नहीं लिया। ये प्रश्न खड़े हो जाए तो मानसिकता पर निर्भर करती है। इसे तिलक लेना नहीं कहा जाता। जितना हमने लड़कियों से तिलक लिया उतना लड़की वालों को उससे कई गुना ज़्यादा हम सिक्योरिटी देते। तो आप सोच सकते हैं कि हम दहेज लेकर विवाह किया और लड़की वालों से दहेज नहीं लिया, जितना लिया उससे ज़्यादा वापस। पुराने दौर को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा तो, और आज कहीं काफ़ी ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से नए नए क्लाइमेट चेंजेस के अनुसार से तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो रहा है मुझे कि पहले कैसे रहते थे लोग, लाइक जब स्मार्टफोन नहीं होता था, टीवी लोगों के पास नहीं था, फ़ोन का तो नाम निशान भी नहीं होगा पहले। तो पहले के लोग वो टेक्नोलॉजी स्पाइस इतना ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं था, तो लोग अपना लाइफ कैसे स्पेंड करते हैं। हम अपने परिवार को बाहर पढ़ा रहे हैं, वो अमेरिका में पढ़ रहा है या देश के ही दिल्ली में पढ़ रहा है। उस समय टेलीफोन की सुविधा नहीं थी, मोबाइल की बात हुई।
तो हम अपने बच्चों को जानने के लिए वह फिजिकली किस स्थिति में है, उनकी पढ़ाई लिखाई किस प्रकार चल रही है, उनसे बातचीत करना एक समस्या। हम उनके हाल समाचार लेने के लिए एक ही साधन था, पोस्ट ऑफिस, पत्राचार। हम पत्रों के माध्यम से अपनी बात उनके तक पहुंचाते और वह किस हालात में रह रहे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है, इन बातों को जानने के लिए 15-15 दिनों तक इंतजार करना। 8 दिन 10 दिन में वह पत्र उन्हें मिलता था और उस पत्र के अनुकूल जवाब लिखकर वह भेजते। यह दोनों को एक दूसरे को समझने जानने के लिए, संतुष्ट होने के लिए लंबी समय का इंतजार करना। आज की न्यू टेक्नोलॉजी जो है, अमेरिका में नहीं या इंग्लैंड में या देश में या एक निजी शहर में ही, हम 2 जगह सब में हम जो आपस में बातचीत करते हैं वह दूरी को करीब कर दिया। हम भले ही आवाज से बात कर रहे हैं, लेकिन रोज के रोज हम अपने लोगों से मिलने की सुख सुविधा उपलब्ध किए हैं। यह दिन आज का न्यू टेक्नोलॉजी। तो उन पुराने दिनों के लेटर के टाइम को याद करते हैं आप? पुराने दिनों की लेटर तो पुनः समाप्त हो गई है, जबकि शैक्षणिक संस्थान में भाषा के अंतर्गत विधाएं होती है। निबंध विधा है, पत्र विधा है, आवेदन विधा है। तो आज पत्र विधा विलुप्त होने के कारण 12th के सिलेबस में रहता है। पत्र विधा व्यावहारिक रूप से और शैक्षणिक रूप से एक विधाओं को जीवंत रखने के लिए हम परीक्षाओं में उस विधा को जीवंत रखने के लिए अवगत हैं या उसका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन सच पूछे तो व्यवहारिक जीवन में कुछ वैसे भी लोग हैं जो कह देते हैं कि नहीं, पत्र लिखना था तो क्या, पत्र लिखने की अब जरूरत ही क्या है। और ये कितनी बड़ी भूल है। पत्र एक विधा उसी एक रपट है, वह अंतरात्मा को एक दूसरे के साथ जोड़ने की कला है, जो अपनी भाषाओं से उसके हृदय के कष्ट को, दुख को, पीड़ा को दूर कर दे। और आपको पत्र के बारे में पता है ना? अगर मेरा बेटा है उसको तो पत्र पता ही नहीं, वो तो जानता है व्हाट्सएप क्या होता है, तो फिर उसको पत्र के बारे में समझाऊंगा कैसे? उसे पीछे की बातों की तरफ ले जाना है, क्योंकि भाषा तो विलुप्त हो ही नहीं। किसी न किसी भाषा में ही पढ़ने लिखने का काम होगा। हम व्यवहारिक जीवन की बात विजुअल प्रदान करते हैं। भाषा की परिभाषा ही है, भाषा करती ही है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को एक से दूसरे स्थान तक पहुंचाएं, एक से दूसरे तक पहुंचाएं। तो इन भाषाओं में आवेदन का एक अपना स्वरूप है, पत्र का एक अपना स्वरूप है। तो बच्चों को शैक्षणिक क्रम में, शिक्षा पाने के क्रम में पत्र विधा की जानकारी जरूर देना चाहिए और उस पत्र के माध्यम से हम किस प्रकार से आत्मीयता बनाने का कार्य करते हैं। यह जितना पत्र कर सकता है उतना टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस भाव को, उस भावना को की गहराई तक। इसलिए आज के टेक्नोलॉजी में बच्चों को पंच की महत्ता के बारे में भी जरूर बताना चाहिए। शुद्धि जाना के बाद आपको नहीं लगता ये सोशल मीडिया आ जाने से, व्हाट्सएप आ जाने से, इंस्टाग्राम आ जाने से लोगों में कनेक्टिविटी नाम की चीज़ आती है? मीन्स लोग कनेक्टेड है बट वर्चुअली। मीन्स अगर आपस में लोगों से बात करने से, अगर हम दोनों बात करें, अगर मैं आज 19 साल का होने जा रहा हूँ तो मुझे तो ऐसा दिन याद नहीं है कि मैंने आपसे बैठ के कभी 1 घंटे बात किया। और शायद नहीं ऐसा कोई होगा कि अब लोगों के बीच में बात करते हैं। मीन्स अगर बात भी करना है वीडियो कॉल पर कर लीजिए, बात भी करना है तो व्हाट्सएप पे चैट कर लीजिए, बात करना है तो इंस्टाग्राम पे कर लीजिए।
मीन्स लोगों में रियलिटी जो एज इट इज है, मीन्स आज वर्ल्ड में जी के वो धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। और लोगों में भक्षोरी नाम का चीज, मेरे इस प्लेटफॉर्म पे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स, जबकि वो रियल नहीं है, बट लोगों में आज वही सोशल बन चुका है। तो कैसे देखते हैं आप आज के सोशल मीडिया या फिर आज के आपका जो सामाजिक परिवेश है उसमें सोशल मीडिया का कितना इम्पोर्टेंस? अपने हिसाब से सोशल मीडिया का भी इम्पोर्टेंस है। आज उसकी आवश्यकता ही पड़ी है। कम समय में हम अधिक काम करते हैं, दूर दूर तक अपने नाते रिश्तों से कटते नहीं हैं, दुख सुख का संवाद मिल जाता है। किंतु आप एहसास करते होंगे, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, मैं रोज बातें आपसे करता हूँ, संतुष्टि तो मिलती, लेकिन जब 15 दिन 20 दिन हो जाते हैं तो एक शब्द का प्रयोग कर लगता है जैसे कि हम रोज बात नहीं कर, एक ही लाइन में उसकी महत्ता दिख जाती है। ना 15 20 25 दिनों से हम पढ़ना है, हमें लग रहा है कि 2-3 चीज को ठीक है, हम कल चले आते, हम आपसे मिलते, यानी एक साथ रहकर एक साथ बैठकर खाना पीना बातचीत करना, जितना खुलकर सहजतापूर्वक प्रत्यक्ष एक साथ बैठकर जो साझेदारी होती है, इसके तुलना में हम दूर रहकर टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो बातें करते हैं उससे ज़्यादा संतुष्टि, साक्षात्कार, एक साथ बैठकर जो बातें होती है वो विशेष तृप्त करती है, संतुष्ट, ये मानने की। और इसके बाद टेक्नोलॉजी और इसके बाद दूसरी पत्र की एक अपनी खूबियाँ, उससे बच्चों में भाषा का ज्ञान की भी जानकारी। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, कितना भरोसा रखते हैं, इसमें कितनी सत्यता और वास्तविकता है, इस भाव को पत्र लिखने में जितना यथार्थ रूप से उस संच को अभिव्यक्त करते हैं लिख कर, उतना टेक्नोलॉजी में दूर रखकर जो हम बात करते हैं वह कुछ तनाव सा भरा लगता है, उतना खुलकर एक दूसरे को हम देखते नहीं। एकदम मैं इसको एकदम रियलाइज कर पा रहा हूँ कि जब हम पेन और पेपर लेके लिखते हैं ना, तो मेरे जो थाट्स वो पता नहीं कि बट थोड़ा सा और डीप आता है, थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग आता है, ताकि तरीके होते व्हाट्सएप तरीके लाइक अब आज तक के दौर में तो नोट्स बनाना, चीज़ें को याद रखना मिक्स हो गया है। मुझे किताब पढ़े हुए कितना दिन हो गया हम भूल चुके हैं, मुझे कॉपी कलम उठाए हुए कितना दिन हो गया भूल चुके हैं। मैं नोट्स कंप्यूटर पे बनाता हूँ, मैं किताबें ऑनलाइन पढ़ता हूँ, सो राइटिंग का काम पता है, बट शिक्षित आप नेवर डन द डेवलप एग्जाम। तो एग्जैक्टली आपको पता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग फॉर हियर फ्रॉम माय एग्जाम प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। सही मानना है, आज भौतिक भौतिक युगों में टेक्नोलॉजी का जो रफ्तार से विकास हो रहा है, इनकी एक भूमिका तो है। हम देश दुनिया को जाने काफी तय हुए, लेकिन इसके कारण एक सही जिंदगी जीने में जो लालित्य था, जो प्रेम था, वो मेच्योरिटी थी, जो स्वाभाविकता था, उन स्वाभाविक मुलाकात को आज के टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उतना पूरा नहीं कर पाते हैं जितना थी। इसके अभाव से हम दूर दराज के लोगों से मिलने में कठिनाई थी, हम कुछ अधिक दिनों पर मिलते, हम पत्र के माध्यम से किसी को बहुत दिनों पर एक साथ होकर अपनी बातों को दूसरे को दुख सुख करते होते। तो ऐसा है कि कुछ न्यू टेक्नोलॉजी का जहाँ लाभ होता है उसका कुछ नुकसान भी। हम पुरानी बातें को, पुरानी परंपराओं को से कट जाते हैं, थोड़ा सा लाभ और नुकसान को आयरन होता है। टेक्नोलॉजी का लाभ तो सीधा है कि आज जैसे कंप्यूटर पर जो हम हस्तलिखित
4 आदमी जिस काम को पूरा करते थे, आज यह कंप्यूटर टेक्नोलॉजी 10 आदमी के बराबर अकेले काम करता है। यानी समय का बचत किया है, और उस काम पर 10 आदमी को जो पारिश्रमिक देना होता था, आज एक कंप्यूटर चलाने वाले ऑपरेटर को देना होता है। तो इनके ये सब तो लाभ है। नुकसान क्या है? नुकसान है कि आखिर आज लाख टेक्नोलॉजी का विकास हो गया है, उसका लाभ भी मिल रहा है, लेकिन किसी भी टेक्नोलॉजी के चलाने के लिए एक सुयोग पद्धति है, उसके एक अच्छे ऑपरेटर, उस ऑपरेटर के अनुभव होते हैं, उस ऑपरेटर के थिंकिंग होते हैं, स्टडी होते हैं। वह चीज़ बाहरी परंपराओं के संस्कार से जुड़ती है, तो इस संस्कार भी कुछ देखने पर मिलता है। आज हम ठीक है 10 आदमी के बदले एक आदमी काम करें, काम मेरा रहता है 10 की पारिश्रमिक की जगह एक आदमी को पारिश्रमिक देने से उससे ज़्यादा काम नहीं कर लेते। यह काम तो हुआ है रात से, लेकिन दूसरा पक्ष यह हुआ है इसलिए हमारी युवा आज कंप्यूटर पर लगातार काम करते फिजिकली उनके कुछ अंग प्रभावित हो रहे हैं। आज लगातार कंप्यूटर पर वर्क करने वाले की आंखों में खराबी आ गई, कान से कमजोर हो गए, क्योंकि बड़ी प्रदूषण और उसके जो लाइट प्रदूषण है इसका वो भी हो। तो जहाँ टेक्नोलॉजी से लाइट ये नुकसान ये तो मान क्या करना चाहिए लोगों को फिर इस स्थिति में? कैसे वो अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान में रख सकते हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी इज द पार्ट ऑफ लाइफ, इसको भी वो नहीं सकते हैं। इसके लिए टेक्नोलॉजी विज्ञान भी चिंतित है। उसने वैसे ऑपरेटर को बैठने के लिए इनडायरेक्ट लाइट से जूझने के लिए यंत्र निकाला, चश्मा निकाला, शीशा निकाला। ये सब सावधानी बरतना है। हम विदाउट चश्मा, बिना चश्मे के अगर देर तक तेज ध्वनि से कंप्यूटर पर काम करते हैं तो ध्वनि प्रदूषण और उस लाइट का रिएक्शन प्रतिक्रिया का बहुत होती हो। लेकिन हमारी विज्ञान साइंस ने उससे बचने के लिए जो उपलब्धि प्रदान किया है, उसका प्रयोग करने से हम अपनी स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते और यह सावधानी बरतने। मैंने देखा है आपके अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिलीज में काफ़ी अच्छे रिलेशन, आपके अपने दोस्तों के साथ अच्छे संबंध हैं, आपको हर जगह बुलाया जाता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि नेटवर्क इज़ योर नेटवर्क। मीन्स आपका जो नेटवर्क है वही आपकी पूंजी एट दैट। तो लोगों को क्या ध्यान में रखना चाहिए एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करने के? जनरल आर्ट को बहुत बड़ी समय, उस जनरल आर्ट को बनाने के लिए वैवाहिक होना चाहिए, उनके शब्दों में मारभूस होना चाहिए। जिन लोगों से मेरा संबंध स्थापित हुआ है उनके दुख सुख का ख्याल है। आज हम सरहद देखते हैं, मैंने ये भी जीवन में प्रयोग किया है, आपको भी देखने को मिल रहा है। हमारे परिवार का एक प्रमुख प्रिय पात्र है, कहावत है क्षेत्रीय भाषाओं में, मूल से ज़्यादा सूझ प्यार। मतलब तो मुझे बेटी से ज़्यादा प्यारा नाती है, इसका मतलब बेटा से ज़्यादा प्यारा पोता है। चूँकि आज इस आधुनिक युग में जिस चीज़ को पुत्र ने नहीं पूरा किया, जिस मान सम्मान से पुत्र ने तृप्त नहीं किया है, वो न्यू जनरेशन है। और यह स्वाभाविक है। मुँह से ज़्यादा सूद क्या, जैसे हम 100 रुपये किसी को देते हैं तो उससे हमको 5 रुपया मिलती है, तो 5 रुपया से भी प्यार उस अर्थ बढ़ाने। ठीक इसी तरह से बेटे के बाद पोता, बेटी के बाद नाती, जनरेशन के प्रति हमारी दायित्व बढ़ी है। अगर हम बेटा और बेटी से ज़्यादा एनर्जी और ऊर्जा से उस न्यू जनरेशन के साथ हम काम नहीं करते हैं, प्यार नहीं देते हैं, ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, तो आगे का विकास मेरा वही। इसलिए हर नए जनरेशन के साथ, नए ऊर्जाओं के साथ
नए प्यार और मोहब्बत के साथ उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। हर्ष मोती की लहर चारों तरफ, इंदिरा गांधी की भी लहर कैसी, थोड़ा सा क्योंकि वह तो उस टाइम पे था नहीं, थोड़ा सा इंदिरा गांधी के बारे में बताएंगे। शुरुआत से इंदिरा गांधी को देखने का प्रयास कम हो, लेकिन उनके जो जनाधार थे, उनके प्रति जो लोगों का रौन था, विश्वास था, वो अभी गजब करता हो। हमको ऐसा लगता है कि अभी उस जमाने में मोदी जी को पहुंचने में थोड़ा समय। एक दिन की कहानी है, इंदिरा गांधी थी एक बहुत बड़ी भूल अपने राजनीति में की। सत्ता में आने के बाद लोग थोड़ा अंधेर हो जाते, अपनी औकात का अंदाज नहीं होता, जो प्रजाओं पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता। ऐसा एक इमरजेंसी आया उस समय, हम होश आवाज में, और वह इमरजेंसी का ऐसा प्रतिक्रिया हुआ कि उतना लोकप्रिय नेत्री इनका एक पूरे देश की जनता से कट दी, और हर शब्दों ने उनके लिए नारा उन्हें जैसी डली डली में अटली है डॉग कैन यू सुप्रियो और सब दिल वाता तकता पैदा इतना जो आवाज शिक्षित है। लेकिन फिर वो एहसास थी और एक बात माने जाए, बिल्जी में बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। उस नरसंहार में हरनौब से बिंची तक जाने की 21 सेकंड बाढ़ आए थी। इंदिरा जी नारी होते हुए अपने प्रजाओं के प्रति जागरूक थी, क्योंकि वह भारत का सबसे बड़ा क्रूर नरसंहार। और सब कहानी बताओ नहीं, वो एक्साइटेड हो रहे, वो क्या था, क्या हुआ था उसमें, थोड़ा सा कुछ कमजोर वर्ग जो अमीर लोगों से पीट रहा करते थे, वो संग में आए और उसकी बदला लेने में विकसित परिवारों को मर्यादा फुरान, इसकी प्रतिक्रिया में उन्होंने कठोर निर्णय लिया और सुनकर खराब रहेगा वही चीज़ा बनाना ले, और भूल भुलैया से उन तमाम लोगों को प्यार से खिलाया पिलाया भी नशे में डूब कर दिया। अब यहाँ क्रूरता की कमाल, ऐसी क्रूरता शायद रॉबर्ट ने भी नहीं किया होगा, फ्रेंच ने भी नहीं किया होगा, के पक्ष में फैका है। तो उन तमाम लोगों को, विशुद्ध बड़े लोगों को कुछ चलते हुए चिताओं में फिर पूरी दुनिया को डरी से बढ़। कितने लोग मरे उधर, एंड इस बार इस पास की संख्या लोगों को सीधे उसमें जला कर अभी कर दिया गया, मैंने प्रमाण तक करने। इंदिरा गांधी की सत्ता समाप्त हो गई। उस समय सत्ता में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। इस पार्टी के, वो जनता पार्टी का विजिट नहीं, वो नया बना था और उस दौर आया था, 2.5 साल में प्रधानमंत्री है। कब से कब की बात हुई नमोद? वो ईस्वी ठीक से याद नहीं, प्रधानमंत्री थे और उन्होंने राजनीति को बहुत अच्छा नहीं समझा। राजनीति करने में उनको लगा कि हमारी चरित्र के खिलाफ, तो उन्होंने रिजाइन कर दी खुद से रिजाइन। चुनाव के बाद आज एक सरकार भंग हो गई। इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं भूल कर भी इमरजेंसी, एक दौर आया पूरी दुनिया को दबा देने वाला बेलछी कांड, जो दुनिया का सबसे बड़ा संघार था। इस संघार में उसने साहस बटोरी और हरनौब के हाथी पर चढ़कर बेलछी बनावा पारी का नाम सुने होंगे, सत्याना उश्यार है बेलछी का अभी थाना में। उसी संघार मैंने कांड के बाद वहाँ खाना दे दिया। तो इसमें इन्वॉल्व रहे पेंसी तारना, तो उनका क्या होता? वो बेलछी कांड में इन्वॉल्व थे जो हमारे अस्थाना से विधायक भी बने थे, इंद्रदेव चौधरी जी। इंद्रदेव चौधरी जी को फांसी की सजा थी, लेकिन फांसी की सजा सुनने से पहले वो
इंदिरा गांधी को फिर नहीं वापस आए, जिन्हें गरीब गरीब गारंटी है। अब वही सब लोग की तो गांधी को मैं दोहरा नहीं सकता और श्रोताओं के पास। उसने मस्ती से कहने लगा कि मैं आंधी रोटी खाऊंगा इंदिरा जी। पुनः इंदिरा की लोकप्रियता और उस विदेशी कांड ने गोनामा मिडिल स्कूल में इंदिरा गांधी को हजारों महिला और पुरुष अपने अपने हाथों में दीप जलाकर आरती उतारने का, जो शायद इतने चरित्रवान मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वर्तमान के हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो देश को दुनिया में स्थान दिलाने का काम कर रहे हैं, विलुप्त सनातन और धर्म को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, किंतु जो लोग प्रीता इंदिरा गांधी को हजारों पुरुष और महिलाओं ने आरती उतार कर किया, ऐसा 50,000 की भीड़ में भी इस तरह की संस्कृति का पालन करते हुए जो देवी को सम्मान मिलता है, उससे ज़्यादा इंदिरा को सम्मान देते हैं। तो एक दौर होती है, फिर वो 2/3 बहुमत में सत्ता में आए और आयुषी इंदिरा जी की कांग्रेस पार्टी जो पंजाब सिंह इंदिरा जी ने दिया था, जब कांग्रेस में टूट आई थी, एक पार्टी बन गई थी संगठन कांग्रेस, उसका चित्र था जोड़ा गए और इनका चित्र था गायब। जब वो हारी थी तो मैया बिटवा हाय हाय, अंकलिया बछड़वा हाय हाय का नारा लगा इंदिरा जी को एक सांसद नहीं बनने दी। इसके बाद उन्होंने इंदिरा कांग्रेस बनाया, पंजाब चुनाव से दिया, जो आज इंदिरा कांग्रेस नहीं, कांग्रेस पार्टी के नाम से स्थित है। कांग्रेस पार्टियाँ कई बार विलुप्त हुई और कई बार पुनः वो आज़ादी के समय वाली कांग्रेस नहीं, डेपेंसी विशेष पर कांग्रेस की पार्टियाँ भी बदलती रही। इंदिरा जी के काल में कांग्रेस आई है। एक बात फिर भाजपा से, भाजपा बोल रही है 400 सीट लाऊंगा, आपने बोला कि कांग्रेस कई बार विलुप्त हुई, क्या लगता है कांग्रेस वापस आई? फिलहाल तो थोड़ा कठिनाई दिख रही कैसे? लेकिन भारत में कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी ऐसी संभावना नहीं। इस बार ही जहाँ दक्षिणी भारत के कुछ क्षेत्र हैं जो लंका के कल्चर से प्रभावित होते हैं, सनातन के आधार पर पक्षधर हैं, वो लंका से प्रभावित हैं, वो भारत में रहते हुए लंका कल्चर को ज़्यादा दाद देते हैं। वैसे कुछ राज्यों में अभी भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो 100% विलुप्त होने के कारण पर अभी भी कांग्रेस नहीं है। लेकिन कांग्रेस को पुनः पूर्व की ताकत में आने में समय लगे, जैसा कि अभी भारत के मतदाताओं का रूप टेकन से। मोदी सरकार और इंदिरा गांधी, आपने दोनों का शासन देखा है। जीन्स 10 साल हो गए लगभग रामटेल, इंदिरा गांधी को भी आपने अच्छे से देखना होगा उनके पूरे कार्यकाल। तो दोनों में कितना अंतर है? दोनों ने भारत में क्या काम किया? दोनों से प्रधानमंत्री थे, उस टाइम भारत का पकड़ इतना मजबूत। नेहरू जी के बाद आज़ादी के समय बौद्धिक और आर्थिक रूप से हमारा भारतवर्ष काफी जम, उस समय भारत को पटरी पर लाना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी। लेकिन कल्चरली के लिए नेहरू परिवार ने इसे धर्मनिरपेक्ष देश बनाया, संविधान में लिया। धर्म से प्यार करना अच्छी बात, लेकिन धर्म के आड़ में कोई यदि अपने मर्द को सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात करता है, तो इसे धर्मनिरपेक्ष के विरोधी भी नहीं, क्योंकि हर कोई को हक है अपनी संस्कृति और धर्म की व्याख्या करने। इस माने में अपनी सत्ता में श्रमने के लिए कांग्रेस ने लगातार सिर्फ जगह
कदम उठाए, क्योंकि भारत की संस्कृति सनातन की कभी और सनातन ड्राइवर पूरे संसार दुनिया को जब मानवीय भाषा और संस्कृति सभ्यता का विकास हुआ तब उस समय धर्म के नाम पर सबसे अतिथकारी के धर्म सनातन सनातन में जब दिया उड़ार दी गई तो सनातन के ही सब महावीर धर्म कई लोगों को तो सनातन से पूर्णता है इसे हम चाहिए, लेकिन फिर कुछ इस्लाम धर्म बनाए जो बात और धर्म में लोग धर्म से ज़्यादा अलग आडम्बर नहीं पाता है, जो सही माननीय धर्म की बात नहीं करते और कुछ वक्त का धर्म का आधार बना लेते हैं राज में साहित्य, जिससे उचित न्याय देश के लिए तक नहीं। इस मायने में विलुप्त हो रहा था भारत की संस्कृति, जो प्राचीन काल से सनातन भी ही सभ्यता का विकास का सबसे पहला हुआ। ये विलुप्त हो रहा था जिसकी जरूरत थी और ऐसे आश्चर्यजनक कुछ कार्य थे जो लोगों को लगता था कि कभी या दूर नहीं देख पाए। जिसे दर्शन होती जो बड़ी एविडेंस जैसे कि प्रोफेसर की बात थी 70 वर्ष के बाद राम मंदिर वीरान से ही स्थापना फलार से सैकड़ों बर्फ पे हम सब लोग रहेंगे कि हमारी महिलाएं पुरुषों की ओर से शोषित रहते हैं, उनके साथ अन्याय होता है। तो हमारे जितने मताधिकारी लोग हैं, इस्लाम का यह धर्म स्त्रियों के साथ बहुत अन्याय कर रहा है। 3 बार तलाक कर दिया, पूरे रीति रिवाज से हमने जो संकल्प लिया है दाम्पत्य जीवन जीने का, उसको बाग में तोड़ दिया। यह एक इंद्रिय तृप्ति का साधन बनाया था और शर्त पर आ जाती थी। मैंने उस महिलाओं के लिए उस गरीब के इस्लाम धर्म की महिलाओं के साथ जो घोर अन्याय था, बड़ी साहस के साथ उस महिलाओं को आजाद करने का काम मैंने वो किया। इस तरह से इनकी लोकप्रियता तमाम मतवानों ने बढ़ी है और आज केंद्रीय स्तर पर जितनी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टी, उसमें भाजपा लोकप्रिय पार्टी हो गई है और भाजपा के ही वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश दुनिया के साथ अपने को जोड़ा और उस देश दुनिया को विश्वास दिलाया कि भारत विकसित राष्ट्र रहा है, वैदिक काल से ये गुरु रहा है, पूरी दुनिया का नेतृत्व किया है। आज फिर यह स्वीकारने लगा है मोदी जी के समय में कि भारत वह क्षमता पुनर्स्थापित करने के दौर में है और एक बार फिर भारत पूरी दुनिया पर नेतृत्व करेगा। गुरु इसके अगवा अभी नरेंद्र मोदी जी एक सच्चे देशभक्त के रूप में दिख रहे हैं। इसको देश की जनता ने स्वीकारा है और उन पर विश्वास है, जिसका लाभ अभी सबसे ज़्यादा मोदी जी अभी की चुनाव में सबसे बड़ी पार्टियां के रूप में मोदी जी निश्चित रूप से रहेंगे। अनुमान है कि एक बार 400 पार करने की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन सत्ता में नरेंद्र मोदी जी पूरा इस देश का नेतृत्व करेंगे। प्रधान बंद को सुशोभित भारत में वोट, भारत में चुनाव से उत्सव से कम नहीं, करोड़ों हजार रुपया खर्च होता है, बट वोटर्स बहुत कम जाते। भले ही हमारी देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, विश्व में नंबर 1, बट हमारे वोटर्स बहुत कम है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खराब चीज़। अगर वोटर जाएंगे नहीं चुनाव देने तो सही लोकमत नहीं हो पाता है और लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों के द्वारा चुनाव या शासन। तो आप जो भी हमें देखे हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, उनका एज कोई मैटर नहीं करता है। आप उनको क्या बोलोगे क्योंकि इस बार पहला चरण का चुनाव हाल ही में है कि वो वोट फेरे,
मतदाताओं को लाभान्वित करने की सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं। इसके लिए कार्यकर्ता को भी लगाया जाता है। वोट देने के लिए कल ही मैं पेपर में पढ़ा था, एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ बूथ है और वहाँ 1000 लोगों की आबादी, उसको जागरूक कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि वोट देना चाहिए, ये परम धर्म बनता है, इससे सरकार बनती है। किंतु उनके जो मूल समस्याएं हैं उस समस्या को समाधान सरकार भी करने में पीछे है। एक कल परसों की पेपर में है कि 1000 उस गाँव के मतदाता हैं, वो पहाड़ी क्षेत्र है, दलित वर्ग के लोग। किस राज्य का पहाड़ी? थोड़ा बोल रहे हैं कर्नाटक के तरफ आई है। तो उनकी समस्या है कि एक बूथ जो है 1000 का 2 बूथ बनाया गया। एक बूथ जो है उस पर 6 किलोमीटर पैदल जाना और दूसरे बूथ पर जिनका वोट जाना है वो 10 किलोमीटर की दूरी। अब पहाड़ी पर चढ़ कर पाई करके उस बूथ से जाना, उनके कई अभी तक बूथ पर भी विचार नहीं किया गया है। अगले चुनाव में उस 1000 व्यक्ति में 4 व्यक्ति ही वोट दिए थे। इस पर सरकार को कितना गंभीर होना चाहिए। जो तान ठोकती है कि हम जागरूक करने के लिए कार्यकर्ता को लगा रहे हैं, उनके दिक्कतों को दूर कर रहे हैं, तो हमारे इन मुसीबतों के कारण भी प्रतिशत कम जाता। वोट देने वाले लोग वोट देना चाहते हैं, लेकिन एक चीज़ तो आपने बताया कि पोल बूथ की दूरी इतनी ज़्यादा रहती है कि वोटर्स वोट देना ही नहीं चाहते। पर और क्या मेजर रीजन्स हैं जिसके कारण हमारा वोट प्रतिशत इतना कम? इधर में लगातार हिंदुस्तान प्रभाव, उसमें हमेशा दलित समुदाय के बस्तियों का क्षेत्रीय भाषाओं में इतना रोचक समाचार पढ़ते हैं, जहाँ प्रत्याशी नहीं जा पाते, प्रत्याशी के कार्यकारिता नहीं, और वहाँ तक पहुँच होती है मीडिया वाली कि आखिर इधर से यहाँ से वोट लो, उसको दें सर्वे करने का। तो मीडिया जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ उस दलित बस्ती की लोग जहाँ तहाँ चौराहे पर बैठे हैं, तो पहला व्यक्ति बोलता है, हाँ बाबू इलेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, हम लोग तो क्या है बाबू, कमाते हैं खाते हैं, प्रत्याशी तक भी मेरे यहाँ का नहीं आता है। चाहिए हम लोग अनमनस मन से वोट देते भी हैं, नहीं भी देते हैं, कोई रुचि नहीं है, क्योंकि हमारी जरूरत तो वही है, हमारा कोई सुनने देखने वाला नहीं। एक बार तो थोड़ा टूटी फूटी भाषा में खड़ी हिंदी में बात करता है। फिर महिलाएं के पास जब लोग जाते हैं, महिला बोलती है, बाबू कहा हमरा से पूछ हम कि क्या वोट देम ना देम, हमरा कुछ पता नहीं। सच पूछा तो फिर हमरा कि क्या हम वोट देम, हमरा पतो लगे। हम 3 आदमी के नामे डाल रही बाबू, आपको एक लालू प्रसाद यादव, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार। 3 के आगे कहीं दिखता है कि आ रहे हैं, कि खड़ा हो गए, कि अवर नेता है, हमरा कुछ छूटता, हम कमा ही खाए। हमारी स्थिति है कि वो लोग भी हमारे पास नहीं आवा, कोई आवा तो फिर भूल करके भी हमारे पास नहीं आवा, उनका चेहरा नाम भी बड़ा स्मरण में नहीं। गाँव के मालिक लोग जिनका हम काम करें, जरा से हम बाल बच्चा के पाले, वो कहा कि ये चीज़ों पर वोटवा दे दें, जे वो कहा हम वोट दे देंगे, रुचि नहीं। एना में कुछ लोग वोट दे भी और कुछ दे भी दे, काहे कि हमारे के सूची लेने वाला कोई नहीं। तो ऐसे स्थिति में सरकार की दायित्व बढ़ती है कि सही आदमी को हम भेजें, मतदान करने में जो रुचि है उसको जागरूक करें, उनके तकलीफ को दूर करें, तो मत प्रतिशत बढ़े। यह सरकार का प्रत्याशियों का भी दायित्व बनता है, लेकिन कार्यकर्ता जिसे खाना पूरी करते हैं, सही मतदाताओं के लिए नहीं पहुँच। आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस में एक एडवाइस क्या देना चाहोगे जंगर जनरेशन? आज इस समाज के लोगों की
सबसे बड़ी मानसिकता है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी के प्रति जो आसक्ति है वो मेरी समझ से ठीक नहीं। इसका प्रयोग मैं अपने परिवार में किया। हम एक साथ पढ़े थे दोनों भाई। एक भाई छोटा सा नौकरी में गए, कोर्ट में छुट पर भी कर्मचारी। एक चाचा जी आज रोमांटिक फास्ट किए और उन्होंने एक जन सेवक की नौकरी की। दोनों मन से हमने आपस में कहते थे तेरे हाँ उनको क्या है, रिटायरमेंट मिलेगा, पेंशन मिलेगा, बाल बच्चे आते आ रहेंगे, उसे सुन कर मैं थोड़ा उदास नहीं। देखिए हमारे नजर जज्बात वो लोग नौकरी करना शुरू। हमने मेरी बुजुर्ग के बच्चों को एक आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से पढ़ाना, और आज यह निधन है कि 3 पीढ़ी मिलकर उन लोगों ने एक गांव में भी सुंदर घर और बंगला नहीं अपने लड़के बच्चों को ऊंची शिक्षा दी, और शहर में एक मोहक मकान या CBSE जैसे कोर्स में अपने बच्चों को पढ़ने की सुविधा थी। आज उनके बच्चे बेरोजगार हैं। अगर रोजगार है तो चतुर्थ वर्गीय नौकरी कर। मिला जुला कर मुझे देखने को मिला कि हमने 10-20 लोगों को रोजगार हुए थे। हम अपने आदमी में कुछ कर्मचारी को रख, रात्रि प्रहरी, चपरासी, कुछ शैक्षणिक कर्मचारी, किरानी, शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को हमें रोटी देने का काम किया, और मैंने भी अपनी जिंदगी में खुशहाली लाया। बांधवों को अकादमी के माध्यम से नौकरी करने वालों के अनुपात में इसलिए हम लोगों को कहेंगे कि अगर सरकारी नौकरी नहीं होती या सरकारी नौकरी करने का मन अगर नहीं बना रही है तो एक भारत के अब बहादुर सपूत हैं। जरूरत है नए भारत ने दुनिया से टक्कर लेने के लिए कि हम नौकरी ना करें, हम नौकरी देने के लायक कुछ काम करें कि हम भी सुख से जिए और बेरोजगार लोगों को हम रोजगार। इसलिए नौकरी से ज़्यादा महत्व हम व्यवसाय और रोजगार। आज आपने अपने पुराने दिन को काफ़ी दिन बाद याद किया हो, शायद कभी याद भी नहीं किया हो किन किन बातों का। तो इन बातों में कोई ख्याल आया कि आपकी ज़िंदगी का कोई एक चीज़ जिस पे आप सबसे गर्व महसूस करते हैं और एक डर किया कि ये हम करने होते हैं, रिग्रेट वाला कि काश ये कर लिए होते। है कोई रिग्रेट नाम की भी चीज़ है लाइफ में या एकदम परफेक्ट है? एक छोटी सी नौकरी भी मैं करने का प्यार है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें समझ नहीं। और हमारे एक मित्र थे जिनकी शादी हमसे 10 वर्षों बाद हुई, एक सरकारी नौकरी में। वो अभी सचिवालय की नौकरी की, लेकिन कलात्मक प्रवृत्ति से सचिवालय की नौकरी करके वो बहुत पैसे कमा सकते, लेकिन उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन। और उन्हें कला से प्रेम था, वो ड्राइंग टीचर बन। मैं भी उनके विवाह में पोस्ट ऑफिस की नौकरी का त्याग और उनके विवाह बड़े तामझाम से हम किया। इसके बाद हम अपने आप को जीने के लिए, बाल बच्चों को पालने के लिए व्यावसायिक और प्रशासनिक संस्थान में आए, और एक नौकरी करके हम जितना करते उससे अधिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक मर्यादा, तमाम चीज़ों में हम बेनिफिटेड रहें, प्रॉफिट में रहें। इसलिए नौकरी नहीं करने का हमको तनिक भी अफसोस नहीं। हम अपने आप में सफल हैं, और आज भी हमारे बच्चे इस क्रम और इस पटरी पर चलकर सुखी हैं। नौकरी करने से पहले हमारे लड़के ने एक कंप्यूटर शिक्षा से 1.5 लड़कों को रोजगार मुहैया कराया, प्राइवेट और सर। इसके बाद उन्होंने हमसे अनुमति लिया कि पापा सब लोग नौकरी के लिए प्रोत्साहित करते हैं, एक नौकरी ले लें, नौकरी नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। एक ही बार उन्होंने आवेदन किया इग्लू में, और उनकी नौकरी हो गई 22,000 के महीना। उस समय उनकी आमदनी 50 से 75 हज़ार पर मंथ। हम कहा बेटे समाज की मानसिकता के हिसाब से तुम्हारा स्वास्थ्य आज कैसा रहेगा, कल कैसा नहीं, चलो 22,000 के 8,000 की भी नौकरी है तो कर लो। वो अमीर को नहीं हुआ, लेकिन दीदी जैसे जन्मों में वह नौकरी कर रहा है,
जिससे फिर उसकी रुचि एक्स्ट्रा जो साहित्य क्षेत्र में आ रहा है और साहित्य में उसकी मर्यादा और प्रतिष्ठा उसी तरह मिल रही है जैसे हमने नौकरी छोटा किया था। अभी भी वह नौकरी में है, लेकिन बार बार उसकी इच्छा ऐसी होती है कि यदि साहित्य की तरह हम ज़्यादा जागरूक हुए तो नौकरी छोड़ने के पक्ष में अभी भी है और नौकरी से ज़्यादा अन्य कामों का ही मन। अपने जीवन में किस बात पे सबसे ज़्यादा डर महसूस हो? आदमी को बुरे दिनों में भरना नहीं, अच्छे और बड़े बुरे दिन रात और दिन की तरह आते होते हैं, वर्षा और गर्मी की तरह इसके आना और जाना है। ऐसे हालात में बुरे दिनों में और अच्छे दिनों में बुरे दिनों में ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। हम भी नहीं घबराते, आपकी नानी भी कहते कि कहीं भी कोई चीज़ हमें स्वाभिमान, हम अच्छे कान पे, हम मर्यादा की रक्षा करेंगे, हमको अपनी तलवा कर भूली पर स्वाभिमान है। हमें मारा और उठा ठारी बारों देकर लजाने की जरूरत नहीं है, झुकने की जरूरत नहीं है। इन दोनों बातों पर पति पत्नी के अनुकूलता रही, हम लोग दिन दुगना रात चौगुना श्रम करके आगे बढ़े। अपने ने लाइफ का एक स्टोरी सुनाई जिससे हमारा ऑडियंस थोड़ा सा मोटिवेट हो। मैंने प्रतिदिन 4 किलोमीटर हाई स्कूल में पढ़ने किया। माँ मुझे बहुत प्यार देती थी, हंसी मामले आते थे नींद नहीं आती थी। चाचानी, चाची, संयुक्त परिवार, दादी अपनी मान और पैसे रुपये अंतर में नहीं, हमारी सेवा पर तनख्वाह देने लगा, कोई जना पैर दबाने लगा। फिर हमने एक जज्बा छेड़ी संगीत के लिए। मैं संगीत सीखने के निर्देश बाबू हमारे निर्देश से सर इन्हें दर्द हो रहा, वैसे ही खाए पिए समय हो गया और जाकर 2 घंटा तबला बजे उनकी सेवा करते। तबला बजाने के क्रम में इतनी पसीना चलती थी कि हम अपने सर दर्द हुई। वह संगीत हमको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा काम, उसके माध्यम से कुछ आयोजनों में हम जाकर तबला बजाते, हमारी आवाज़ सुरक्षित थी, हम कुछ गाने पढ़ने लगे। इस तरह से हमारा जन संपर्क बढ़ता गया और जन संपर्क एक बहुत बड़ी संपत्ति होती है। आदमी को अधिक से अधिक लोगों से संपर्क साधना मधुर संबंध बनाता ये जिंदगी को विकास में सबसे ज़्यादा सही। मैं और नहीं भूलूंगा, वहीं से हम लोग डब्बू फन सन गुजबेन में एस के परिवार होने के नाते दवा सा रहता था। सुंदर विद्यालय में मैं पढ़ने की सुविधा नहीं थी, हमें सारी किताब उसमें अभिनय होते थे। गरीब घर के लड़के अच्छे विद्यालय में पढ़ते थे, हमसे अच्छे कपड़े पहनते थे, लेकिन उन बुरे दिनों में हमें धैर्यपूर्वक से समझौता किया और इनके कपड़े विद्यालय से आते थे और उसको साथ करके सूखने दे देते थे। एक पहलवान पहनकर रात भी जाते थे, हमारी लिए की बचती गई। और गाँव में नाटक वगैरह होता था, अब नाटक कम। उस नाटक में अच्छे घर के अच्छे विद्यालय में पढ़ने वाले लोग वो लोग वही सुनते थे, जबकि हम रंग से कम दूर थे। हमारे घर पे सभी भाई वाई संवर्ग नाम से साफ और गोरे थे, लेकिन हमें पुरुषोत्तम कृष्ण के अभिनय करने के लिए दिया था। ये तमाम तबला अभिनय करेगा, अच्छे लोगों के बीच बैठना उठना, ये एक ताकत का काम किया और इसके माध्यम से आज भी हम शहर में आ गए हैं। शहर में हमसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हुए लोग हैं, सब कुछ है, फिर भी वह संस्कार, वह जज्बा, वह प्रतिभा आज कायर है। नालंदा कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, किसान कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर हैं, एसपी साहब हैं। इन तमाम लोगों के बीच हमारी एक मर्यादा प्रतिष्ठा बनी, चूँकि हमें अस्पष्ट करने का एक बात रहा। हम किसी बात को कहने में झिझक नहीं मानते हैं, उसको अस्पष्ट कर देते हैं। जो पक्षपात नहीं करने वाले लोगों को अच्छा लगता है, अच्छा जचता है। इस तरह से जीवन में तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो श्रोताओं को सुनने का भी वक्त नहीं है और मुझे भी सुनाने का वक्त नहीं है। अभी छंद में कुछ वैसे महत्वपूर्ण कहानी के प्रति भावुक होंगे
अगले बार जो हम लोग पेपर इस्तेमाल वो भी सो कुछ और MBA का चाहूँगा कि आखिरी एडवाइस जो आगे में बोल मैं 5 लोगों से एक विरित से निवेदन पूर्वक बात करना चाहूँ बुलंद टेबल सिखाएं जो सबके लिए वैज्ञानिक हो लोकप्रिय एंड मातृभाषा और माम का एवरीथिंग ये तीनों की पिता नहीं यह जीवन को शाश्वत बनाने की शक्ति है माँ से ज़्यादा प्यार कोई होने वाला कोई परिश्ता नहीं अपनी मिट्टी से ज़्यादा प्यारा कोई मिट्टी नहीं क्षेत्रीय भाषा से जितना दिल ओढ़ हम किसी को आत्मीयता को प्रभावित करने की बात करें अन्य भाषाओं के माध्यम से संभव है इसलिए एक सही इंसान को इन तीनों से प्रेषित करना चाहिए प्यार करना चाहिए इससे आप इच्छा रखना चाहिए और ये आपके जीवन में जनाधार बनाने में आगे नहीं काफी सही ये जिंदगी का मूल सार है इस सार से जुड़ा रहना चाहिए हमको अपने जीवन में अपने मिट्टी का प्यार का ही कमान है जो आज हम बुद्धिजीवी और शिक्षाविद कहलाते हैं शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों के बीच हम अपनी बात पूछते हैं अपने अनुभव को पूछते हैं और लोगों से सुनते मैंने साथ सिगरेट बहुत ज़्यादा पी देखने हाँ दस पर बुरा नहीं लगता बुरा लगता है और बुरा चीज हमारे एक से एक शुभ चिंतक सलाह मिलते कि आप इस साथ आएंगे आपको वो देखने वाला आप सिगरेट की वजह से अस्वस्थ हो जाए आप जानते हैं सिगरेट कैसे अस्वस्थ प्रदान करती है आपकी रचना का भी होगी आपकी धैर्य पत्नी तक लोग स्टेप से नहीं कर सकते आपके जीवन के समय में आपके आर्थ मिलेगी तो ये भी थी हर टिके में आप आर बेस्ट is killing for the acute sign of the tremendous discussion. Big dance of the carriers nifty. यहाँ पर मैं आम लोगों को अगर कुछ कहूँ तो अंधविश्वास जैसा रहेगा अचानक से भी दवाएं नहीं थी और यह जाए उन जमाने में हमारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है हमारी आवाज़ तो नहीं रहा हमारी आवाज़ बहुत मधुर इसकी आदत कैसे बन गई मैंने कहा कि मैं इस कार्यक्रम का खबरा हो जाता था भजन गाता था तो मैंने फिल्मों में पूजा में अपने अतिथियों को स्वागत करने से छात्रों को पवित्र करने के लिए कैसा दिए आती ठीक है मैंने खैरी जीवन में नहीं शराब नहीं दिया ताड़ी नहीं दिया हर कोई नशा नहीं हर एक वो खंडी खाते सीखने वालों को भेजते बेच गुड़ से मुँह नहीं हुआ गुड़ से मुँह धोने वालों को भी बुरी तरह स्वस्थ होते रहे लेकिन मैं इसको लिया तो तुरंत हमें अस्वस्थता नहीं हुई हमारी आदत भी और मैं अब दिखा रहा हमारे सभी परिवार बाहर काम करते करते जब थक जाता नहीं तो ये मेरी मानसिकता है कि जब इससे मैं लेता हूँ तो नकली सही माने हमारा स्वास्थ्य को मदद को नहीं करता है हानि नहीं पहुँचाता होगा लेकिन दर्शन एक रिलैक्स है शासन है किसी इस बुरी लत का हम सिखा रहे हैं लेकिन हम समाज को कहेंगे कि ऐसे शिकार से बचना चाहिए और हमने भी इसके कम करने का प्रयास किया है हम 15-18 सिगरेट पीते थे अभी 5-7 सिगरेट मेरा कोशिश है कि यह स्वास्थ्य का सबसे बड़ा शत्रु है इसे हम छोड़ दें इसका प्रयास जारी है यह बुरी चीज़ है सिगरेट अपनी किताब प्रिंट करती है मक्का की माटी मतलब क्या होता है मक्का की माटी मगध से मगध है प्रजातांत्रिक राज्य सबसे बड़ा राज्य यहाँ की इतिहास पूरी दुनिया का विजेता है और संयोग से मगध की राजधानी
राजवीर और हरियाणी के कई इतिहास एक मुख्यालय में जो लगभग बिहार से पौराणिक स्टेट हुई रांची को हम करीब से जान जरासंध का अखाड़ा ये द्वापर के जान ईस्वी पूर्व के समय से ही मगर एक समृद्ध राजा जो पूरी दुनिया पर शासन जहाँ भगवान कृष्ण पूरी हमारे वीर बांकुड़ा जरासंध से युद्ध करना पड़ा है और उस वीर बांकुड़ों ने जो भौतिक और आध्यात्मिक जगत के निर्माता हैं वो किसी की बेटा और कुंत्र के रूप में धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं जिन्हें सभी लोग भगवान नहीं समझ पाते। शायद हमारे ये तीन प्रवृत्ति जो प्रकृति प्रदत्त है सतोगुण तमोगुण रजोगुण मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा सम्मान देते हुए कि हमारे राजा अपने राज सत्ता में अहंकारी हो चुके थे, सतोगुण उनका समाप्त हो चुका था और कृष्ण की पहचान लोग ईश्वर के रूप में नहीं किए। इस तरह से हमारी पूरी दुनिया में हमारी माटी का जो इतिहास, हमारी माटी की जो सुगंध है, हमको अपने माटी पर जो स्वाभिमान है, इन तमाम इस माटी के एक एक कण मेरे जीवन की कविता बन गई मेरे। मैं पिंगल पढ़कर कविता नहीं किया हूँ, मैं ग्रंथों को पढ़कर कविता का बिंब नहीं चुन रहा हूँ। हमारी सारी भूमि गांव के बागीचे, गांव के खेत खलिहान, गांव की नदियाँ, गांव के तालाब, गांव में भीगते हुए लोग, गांव के धान रोपते हुए रोपनी और मगध की संस्कृति, मगध की सात्विक भूमि, मगध की भूमि, इन तमाम चीज़ों की रपट हमारे दिमाग में आके रहती है और उसे मैं छोटे छोटे गीत और अभिव्यक्त करता रहा हूँ। इसलिए मुझे सबसे सुंदर इस कविता संगणक से किताब का नाम देने में उपयोगी रहा सेटिंग सुंदर मगध, जिसके माध्यम से हम दुनिया को बताया है कि मगध क्या है। आज मैं बताइए मगध क्या है। चार नाइट आपकी वो पंक्तियाँ याद आ रही हैं, चार नाइट। मैं चार पंक्तियों में कहता हूँ मगध की माटी पर एक कविता है जिसका प्रथम पंक्ति ही मगध की माटी। मगध की माटी में लहर खाने सुन गोरिया जेकर नामी मगही पान हे सुन गोरिया जेकर नामी मगही पान हे सुन गोरिया बगले बड़गाँव में सूरज के ऐसे थाने बुझियो महावीर के जानो है जहान रे, बुझियो और महावीर के जानो है जहान रे। इनका पे हमनी ने के बड़का गोस्तान है सुन गोरिया जेकर नानी मगही पान रे सुन गोरिया जेकर नानी मगही पान रे सुन गोरिया। एक बार मैं अपनी ग्रामीण परिस्थिति को बिहार से में हमारे पुलिस कप्तान से पांडे जी उत्तेश्वर पांडे बड़ा रोचक लगेगा आपको सुनकर। बड़े बड़े शायर पढ़ने वाले इस्लामिक विद्वान, हिंदी और संस्कृत के श्लोक पढ़ने वाले, उत्कृष्ट रचना पढ़ने वाले कवियों से खचाखच थी फरवरी भवन याज टाउन। मैं संचालन कर रहे थे उत्तेश्वर पांडे, मेरा नाम उसमें दे दिया गया था। मैं एक सामान्य धोती कहीं मिला था पुरस्कार में, वो सूती की धोती नहीं थी और मैं यहाँ पुकार ही गया क्या मैं एक मगध माटी के रचयिता मगही तंग उमेश प्रसाद को मगही रक्षा पाठ के आमंत्रित है। मैं खड़ा हुआ और हमारे वो प्लास्टिक वाले धोती का ठेका से सर गया
लोगों की थपड़ी बजाकर हंसना शुरू हुआ और मन से गुप्तेश्वर पांडे कहने लगे, भाई मुझे कवि से दर्शन हो गया, सही कवि से मुलाकात हो गई। कवि इसी को कहते हैं जिन्हें शुद्ध नहीं, उनकी कविता में ही वो मग्न रहते हैं। देखिए, उनके बस ही कब्जे में नहीं है, मंच पर चका रहे हैं। हमें भरोसा है कि इनकी कविता के बाद शायद कोई दूसरी कविता इससे भारी हो। इस उम्मीद और विश्वास के साथ मैं इन्हें बुलाया हुई। मैं अपनी रचना इनसे पूर्व पढ़ाई और उन्होंने पूर्व में रचना पढ़े थे कि मैं 10वां और 11वां क्लास में पढ़ता था। उस समय की रचना है। गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी रचना पढ़ी थी और मुझे मंच पर बुलाया। मेरे ऊपर क्रोध की आभा बनी हुई थी। गांव में दलित वर्ग की बच्ची दशहरे के समय में चीनी लाने गया है और उसे चीनी नहीं मिलता है, और जो उनके चमचे हैं उन्हें 10 किलो 15 किलो चीनी मिल रही है। वो बच्ची रोने लगी। यह आक्रोश इस कविता में भरी हुई है। उसी आक्रोश मुद्रा में उस पुलिस कप्तान को मैं आँख चीर कर देखा और उसके तरफदारी से उस अधिकारियों को डांटना शुरू किया। इस यथार्थ की कविता कुछ इस प्रकार है, जो कविता सुनते ही गुप्तेश्वर पांडे वाले मित्र हो जाते हैं। हम नाती टुकता को मुखिया लीडर डीलर बनते सबके कुछ को जिक्रा ने से पसली उगा दिया पाओसी कितना के तो आंख दिखा के जबुर दिखा तो नहीं हम टुकता को मुखिया लीडर डीलर बनके सबके बुद्धि को बड़े बोल के नीचा का भीतर से की टका लंड फंस किया वो हर जीवन के लिए वो खड़ा हुए मुझे सीना में स्टार्ट लिए कर्मा फिर से कहीं कविता इसको कहते हैं। कविता के पास कवि के पास एक ही साहस होना चाहिए। दो टूक बातें कर रही आज तक कभी नहीं सही बातों को छुपा रहे, चमचागिरी करते हैं, यथार्थ का चित्रण नहीं करते हैं। हमने कहा अपने बोल के भी ठगा भीतर से हर भी ठगा नंद पद में असली तो हर जीवन के भी ठगा। अब गोरा के गोरा निगले में तो तनी सनी ने का को हम राती टुकता को मुखिया लीडर लीडर बन के सबके कुत्ती फाको हुए ठंडा पानी लोल कप्पे को तरसट रही हुल हनी पावर सीनी आती को अधिक हुए हुए ठंडा पानी लोल कप्पे को तरसट रही हुल हनी पावर सीनी खाती को अधिक हुए हुल हम राती संतम का बिल्कुल उल्टा की दवा जो हम राती टुकता को मुखिया लीडर लीडर के सबके कुत्ती फाको। इन कविताओं के बाद हारो मित्र हो गए और सारे कवि विद्वान कवियों ने जब मैं मंच से उतरा आते बिगाते हमारे हाथ को पकड़। आज तक ये मेरा पहला एपिसोड और शायद ये मेरा आने वाला जितना एपिसोड समय वही सब में मेरा सबसे यादगार एपिसोड है। और मैं नहीं जानता कि मैंने इसको क्यों शूट किया आज। मुझे नहीं पता कि कौन लोग इसको देखेंगे। कभी कभी कंटेंट बनाने के लिए काफ़ी दिक्कतें आती हैं लोगों को, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये बिल्कुल हम लोगों के बीच का कन्वर्सेशन रहा। ना तो मैं जानता था कि सही क्या होगा, ना कि आप जानते थे तभी क्या होगा। ना तो मैंने कोई स्क्रिप्ट लिखी है, ना तो आपने कोई किसी चीज़ों से हमने बात की। तो ये कॉन्वर्सेशन पूरी तरीके से मेरी गिफ्ट से गिरा एंड राइट फ्रॉम द बिगनिंग शायद ही मैं साथ कोई पॉडकास्ट अगला शूट कर पाऊँगा, क्योंकि आने वाले इस दिन सोचें उनमें इतनी दिल वाले बातें नहीं होंगी जितनी आज सुनने की। आपके कैसा लगा आज अपने पुराने दिनों को याद? यह जानी ऐतिहासिक क्षण होगा। आपकी सोच, आपकी जज्बात, आपकी ऊर्जा, आपकी प्रतिभा और जो पहली शुरुआत आपने किया है, हर अगला प्रयास इससे बेहतर उससे बेहतर निरंतर ही आगे बढ़ता रहेगा। मैं कोई महर्षि ऋषि में हूँ। आपकी जज्बा के आधार पर मैं वरदान नहीं देता हूँ। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह क्षण जहाँ से शुरुआत हुई है किसी फायदा
मौका मुझे आपने दिया है। आप रिश्ते से हमारे नाते हैं, प्रिय हैं और शैक्षणिक रूप से शिष्य भी हैं। आपके मामा जी भी साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। वो कहते हैं मेरे साहित्यिक गुरु मेरी पिता तो हैं, लेकिन साहित्यिक गुरु भी वही हैं। इस रूप में लिखा आप अच्छे विद्यार्थी रहे हैं, आज भी आप विद्यार्थी हैं। आपकी नई नई सोच सामाजिक और देश के हित में इस कार्यक्रम शुरू किया है। आज में टेक्नोलॉजी पर जो आपका रिसर्च है अगली दिनों में कितना उपयोगी होगा, इन तमाम फाइंडिंग के लिए मैं आपसे बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे बढ़ते रहने की भरोसा जताता हूँ। कोई सार्वभौमिक की तरह बरदान नहीं देता हूँ, लेकिन विश्वास जताता हूँ कि आप दिन दीना रात चौगुना अपने उद्देश्यों पर, अपने मंजिलों को शीघ्र तय करने में बहुत जल्दबाजी से उस मुकाम पर पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस पहला मौका आप बस आपका आशीर्वाद चाहिए ना।